तब यह हॉबिन सबको बताता है कि सेओंगजुन ने खुद सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसे मारा गया था, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से हॉबिन सभी को 244 और टाइसन की सच्चाई बताता है। तो इसका मतलब 244 जिसका असली नाम जिनहो ली है, उसने सेओंगजुन को मरवाया है और एक फॉरेनर ने उसे शूट किया था। पर हम लोग कोरिया में हैं, तो आखिरकार कोई कैसे इस सच्चाई को छुपा सकता है? और अब तुम ये कह रहे हो कि अब हम उसकी सच्चाई को सामने लाने वाले हैं जो कि किसी को भी मरवा सकता है। बॉस, आपकी बातों से तो लग रहा है कि 244 तो किसी अलग ही लेवल पर है। तो क्या हम सच में किसी ऐसे की सच्चाई बाहर ला सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप बुलेट्स को डॉज कर सकते हो? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम ऐसे बंदे को क्यों गुस्सा दिलाना चाहते हो। क्या तुम सेओंगजुन की मौत का बदला लेना चाहते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि उसने हमारे साथियों के साथ क्या किया था? ताइहॉन और यूनो तो बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं और मांगी का भी बुरा हाल है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें सेओंगजुन की जगह बदला लेना चाहिए? तो हॉबिन कहता है, मैं उसकी सच्चाई रिवेंज के लिए बाहर नहीं ला रहा हूँ, बल्कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत सारी घटिया चीजें की हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए और मेरा चैनल भी यही करता है। हॉबिन, तुमने कहा था कि वो मीडिया को कंट्रोल करता है और उसके पास एक असेंबली मैन भी है जो कि उसे सपोर्ट दे रहा है। तो आखिरकार तुम ऐसे पर्सन को कैसे हरा सकते हो? 244 को नहीं पता है कि मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ, जिस वजह से अभी के लिए मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूंगा और सही वक्त आने पर उसकी सच्चाई बाहर लाऊंगा। तब यह हॉबिन घर चला गया होता है और वो शीशे में अपने आप को देखकर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके मसल्स अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है और प्रॉपरली खा भी रहा है, पर फिर भी उसकी बॉडी पर कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार आगे मैं क्या करूंगा। मैंने कहा तो है कि मैं उसकी सच्चाई बाहर लाऊंगा, पर क्या मैं सच में उससे पंगा ले सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा और इसमें मेरी मदद सिर्फ सैम डक ही कर सकता है। तो चलो फिर अब उसकी फाइटिंग टेक्निक्स का आखिरी एपिसोड देखा जाए। तो हॉबिन सैम डक की वीडियोस को देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसने सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और सैम डक ने फाइनल एपिसोड अपलोड नहीं किया है, जिस वजह से हॉबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास तो सैम डक की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब वो एक बेटर फाइटर नहीं बन पाएगा। तो अगले दिन हॉबिन स्नैपर को बताता है कि अब वो 244 की सच्चाई बाहर नहीं लाएगा, जिस वजह से स्नैपर उससे इस बात का कारण पूछने लगता है, पर हॉबिन के पास कोई जवाब नहीं होता। तो हॉबिन के सामने किम आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे अपने साथ स्नैक्स खाने के लिए जाने के लिए कहने लगता है, पर किम को उसे देखकर बोमी याद आ जाती है, जिस वजह से वो हॉबिन को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है और हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या है। तो हॉबिन को किम को देखकर एमएमए की याद आ जाती है, जिस वजह से वो जिम में चला जाता है ताकि वो लड़ाई के लेसन सीख सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग हॉबिन के फैन होते हैं और कुछ लोग किम की वजह से भी उसे जानते होते हैं। तब वहाँ पर उनका कोच आ जाता है जो कि हॉबिन का फैन होता है और जैसे हॉबिन उसे बताता है कि वो वहाँ पर एमएमए सीखने आया है, वैसे ही वो कोच बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हॉबिन को उसके जिम को प्रमोट करने के बारे में पूछते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या सीखना चाहता है। तब हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से कोच उसके सामने एक पंचिंग बैग को जोरदार मुक्का मारता है। जब मैं तुम्हारी वीडियोस देख रहा था तब मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारी लड़ने की फॉर्म इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से मैं तुमसे मिलना चाहता था। और हाँ, तुम्हें अपर कट को ऐसे मारना चाहिए और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम अपने ओपोनेंट को उसके सिर के पीछे ना मारो। तब हॉबिन ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पहले लग रहा होता है कि उसे ताकतवर होने के लिए अब सैम डक के लास्ट एपिसोड की जरूरत नहीं है, पर ये बात सुन के वो उस कोच से प्रेशर पॉइंट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से कोच उसे समझाता है कि प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मारना रूल्स के अगेंस्ट है और मैचेस में इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार हम उन फाइटर्स को कैसे हराएंगे जिनका वेट हमसे ज्यादा होता है? अपने से ज्यादा वेट वाले फाइटर को हराना मुश्किल है और इसी वजह से कंपटीशन में वेट क्लास सेट किया जाता है। तो क्या इसका मतलब एमएमए और फाइटिंग दो अलग अलग चीजें हैं? हॉबिन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एमएमए फाइटिंग नहीं है? वैसे तुम्हें ऐसा लग सकता है। मेरे जिम में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के लोग आते हैं, जैसे कि कोई गैंगस्टर किसी गैंग से बिलोंग करता हो या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि लड़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो लोग ये कह सके कि उन लोगों ने जिम वाले लोगों को हराया है। और तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों के साथ क्या होता है?
तो ये सब कुछ सुन के हॉबिन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो हमेशा यही सीखा होता है कि अपने अपोनेंट को किसी भी तरीके से हराया जा सकता है। पर वो कोच उसे बताता है कि जिसने भी उसे ये सिखाया है वो एक फ्रॉड है। वो फ्रॉड नहीं है, उसने कहा था कि एमएमए और फाइटिंग अलग चीजें हैं, क्योंकि रिंग के बाहर दुनिया अलग होती है। तब वहाँ के कुछ फाइटर्स हॉबिन पर हंसने लगते हैं और एक फाइटर उसे लड़ने के लिए रिंग में बुलाता है ताकि वो उसे दिखा सके कि दुनिया कितनी अलग है। पर तभी वहाँ पर लोगन आ जाता है जो कि उस फाइटर को बताता है कि हॉबिन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिंग के बाहर एमएमए और फाइटिंग दो अलग चीजें हैं। जिसे सुनकर कोच भी हैरान हो जाता है और वो लोगन को ऐसा कहने से मना करने लगता है, क्योंकि इससे एक गलत एग्जाम्पल सेट हो सकती है। तो लोगन कोच को समझाने के लिए उस फाइटर से पूछने लगता है कि क्या जब वो हॉबिन के साथ लड़ने के बारे में सोच रहा था तो क्या वो उस टाइम उसे मारने के बारे में भी सोच रहा था, जिस पर वो फाइटर मना कर देता है। अगर ऐसी बात है फिर तो ये फाइट बिल्कुल भी नहीं है। फाइट कभी भी कहीं भी स्टार्ट हो सकती है और अगर कोई उसे रोकता नहीं है तो एक रियल फाइट तब खत्म होती है जब तक कोई मर नहीं जाता है। तो तुम इस बॉय को एक एमएमए मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हो ना, और फिर भी तुम इसके साथ एक रियल फाइट लड़ना नहीं चाहते हो। तो चलो अब मुझे इस लड़के के साथ बातें करने दो। तो कैसे हो लिटिल बॉय? आखिरकार तुम कोरियन कैसे बोल पा रहे हो? पहले तो तुम्हें कोरियन बोलने में काफी दिक्कत हो रही थी ना। मैंने दोबारा से कोरियन सीखी है और हाँ, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। मुझे पता है कि तुम पक्का फाइटिंग टेक्निक सीरीज के फाइनल एपिसोड को ढूंढ रहे हो। तुम ताकतवर होना चाहते हो, पर वहाँ पर कोई फाइनल एपिसोड है ही नहीं, जिस वजह से तुमने जिम में आना डिसाइड किया है। आखिरकार तुम हो कौन? तो हम देखते हैं जैसे ही लोगन इस बात का जवाब देने लगता है वैसे ही वो फाइटर बीच में आ जाता है, क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि एमएमए और फाइटिंग किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि वो भी पहले स्ट्रीट फाइटर था जिसे एहसास हो गया था कि उसके और एक एमएमए फाइटर की स्किल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिस वजह से उसे पूरा यकीन है कि एक स्ट्रीट फाइटर कभी भी एक एमएमए फाइटर को नहीं हरा सकता। तब वो फाइटर डिसाइड करता है कि अगर लोगन को अभी भी अपनी बात पर विश्वास है तो वो हॉबिन के साथ बिना रूल्स के लड़ेगा, जिस वजह से लोगन हॉबिन से पूछने लगता है कि क्या उसे यकीन है कि वो एक एमएमए फाइटर को हरा सकता है, जिसके लिए हम देखते हैं हॉबिन तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद ये चीज पता लगाना चाह रहा होता है और ये प्रूव करना चाह रहा होता है कि उसके टीचर कोई फ्रॉड नहीं है। तब वो लोग लड़ने के लिए रिंग में उतर जाते हैं। यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है और लोगन ने कहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह मार सकते हो। और हाँ, तुम दोनों ने इस पर एग्री किया है, जिस वजह से तुम बाद में पुलिस को नहीं बुला सकते। तो फाइट को स्टार्ट करो। तो हॉबिन काफ किक से उस फाइटर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर लोगन खुश हो जाता है, क्योंकि हॉबिन की फॉर्म ऐसी होती है जैसे कि उसने उस किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। पर हम देखते हैं उस फाइटर ने उस काफ किक को ब्लॉक कर लिया होता है और वो हॉबिन से पूछने लगता है कि अगर उसे लगता है कि एमएमए डिफरेंट है तो आखिरकार वो एमएमए का मूव यूज क्यों कर रहा है, जिस वजह से हॉबिन उसके मुंह पर घुटना मारता है। पर वो फाइटर उसे भी रोक लेता है, जिस वजह से हॉबिन उसे पंच मारता है और वो फाइटर अपना सिर आगे करके उसके पंच को रोक लेता है। तब सभी लोग ये देख के उस पर हंसने लगते हैं और उस फाइटर को जल्द से जल्द उस फाइट को एंड करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से वो फाइटर हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके मुंह पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी हॉबिन उसके मुंह पर एक जोरदार सिर मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हॉबिन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस वजह से वो फाइटर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है और उसे लग रहा होता है कि हॉबिन उसकी गर्दन को पकड़ेगा, पर हॉबिन उसके बालों को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार घुटना मारता है, जिससे कि उस फाइटर का बुरा हाल हो जाता है। और जैसे ही उस पर अगला हमला करने लगता है वैसे लोगन आकर उनकी लड़ाई को रोक देते हैं। तो चलो है, अब एक दूसरे की रिस्पेक्ट खातिर इस लड़ाई को यहीं रोक दो। तुम दोनों के मूव सच में बहुत कमाल के थे। और हाँ लिटिल बॉय, तुम्हें लड़ता हुआ देखकर तो मुझे किसी की याद आ गई। तो तुम्हें फाइटिंग टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें उसे एक कंडीशन पर दे सकता हूँ और वो ये है कि तुम्हें मेरे चूज किए एक फाइटर से लड़के जीतना होगा। और हाँ, लास्ट मैच की तरह वहाँ पर भी कोई रूल्स नहीं होंगे, जिस वजह से अगर तुम उस मैच को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें वो फाइनल एपिसोड दे दूंगा। क्या सच में? तो आखिरकार मेरा अपोनेंट कौन होने वाला है? वो मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम किम है। मैं उससे नहीं लड़ सकता क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो हॉबिन बाहर बैठ के ये सोच रहा होता है कि लोगन पक्का सैम डक है और अगर उसे उससे अगली टेक्निक सीखनी है तो उसे किम को हराना ही पड़ेगा। और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि क्या वो सच में किम को हरा भी पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किम उसे मारेगा तो वो मारा जा सकता है। तब यहाँ बॉमी हॉबिन से मिलने आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, जिससे कि वो दोनों शर्माने लगते हैं। और हम देखते हैं बॉमी हिम्मत करके हॉबिन का हाथ थाम लेती है, पर हॉबिन इसके लिए मना करने लगता है। पर तब बॉमी उसे समझाती है कि
अब उनके हाथ पकड़ने का टाइम आ चुका है, जिस वजह से हॉबिन मजाक मजाक में बॉमी को फिर से उस रूम वाले कैफे में चलने के लिए कहते हैं, जिसके लिए बॉमी भी मान जाती है। तब यहाँ किम उन्हें देख रहा होता है और यहाँ हम गायोल का घर देखते हैं। आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों ड्रामा क्वीन बनी हुई हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हें प्यार हो गया है। क्या ये फिर से उस कुत्ते हॉबिन की वजह से है? आपको क्या पता क्या होता है प्यार पॉप? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे पता न होता तो तुम पैदा कैसे होती? और हाँ, अगर मैंने उस कुत्ते को कभी देख लिया तो मैं उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दूंगा। तब हम देखते हैं उनके घर पर लोगन आ जाता है और यहाँ अगले दिन हॉबिन किम से मिलने चला जाता है, जहाँ पर हॉबिन किम को लोगन की बात के बारे में बताने लगता है, पर किम को उसके बारे में पहले से पता होता है, जिस वजह से हॉबिन किम को झूठ बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि किम भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहता। हॉबिन, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। आखिर क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? हॉबिन, ये इस वजह से है क्योंकि मुझे बॉमी पसंद है। तब हम यहाँ पर लोगन के गायोल के घर आने वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर गायोल लोगन को देखकर बहुत खुश होती है और गायोल के फादर उसे खाना खाने के लिए अंदर बुलाते हैं, जहाँ पर उनका खाना देखकर लोगन को समझ में आ जाता है कि गायोल के फादर दिन ब दिन इतने पतले क्यों होते जा रहे हैं। तो गायोल के फादर ये सब कुछ छोड़ के लोगन के वहाँ आने का काया पूछने लगते हैं और लोगन उन्हें बताता है कि उसे किसी को देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए थे। तो यहाँ हॉबिन भी घर पहुँच गया होता है और वो किम की बातों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि किम ने उसे बताया होता है कि वो उससे पहले से ही बॉमी को लाइक करता है और उससे ज्यादा लाइक करता है, जिस वजह से वो बॉमी को हासिल करके रहेगा। और उसने हॉबिन को ये सब कुछ इसलिए बताया है क्योंकि वो लोग फ्रेंड्स हैं। तो हॉबिन किम से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ना चाहता है, पर किम इसका कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। तो किसका मतलब किम इस वजह से मेरे साथ ऐसे अजीब से बिहेव कर रहा था और मुझे तो इसका कोई आइडिया भी नहीं था। तो इसका मतलब क्या मुझे किम के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी? क्या मैं उसे हरा भी सकता हूँ? क्या मेरी टेक्निक्स उस जैसे बीस्ट के ऊपर काम भी करेंगी? मैं चाहता था कि किम झूठ बोल के मुझ पर एक फेवर कर दे ताकि लोगन मुझे एक नया मूव सिखा सके, पर इसका अब कोई फायदा नहीं है। तो क्या मैं लोगन को बता दूं कि मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता? पर अगर मैं ऐसे हार मान जाऊंगा तो आखिरकार 244 का क्या होगा और उस एविडेंस का क्या होगा जो कि सोंगजुन ने मुझे दिया है? अगर मैं ताकतवर ना बना तो मैं कभी भी 244 की सच्चाई बाहर नहीं ला पाऊंगा। आखिरकार अब मैं क्या करूं? तो यहाँ किम गुस्से में एक पंचिंग बैग को फाड़ देता है और अगले दिन हॉबिन स्नैपर को बताता है कि उसे एक सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए, जिस वजह से स्नैपर हॉबिन को एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। पर हॉबिन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक पुराना लैपटॉप खरीदने के लिए कहा होता है, जिस वजह से स्नैपर अलग अलग एप्स के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर सेकंड हैंड सामान मिलता है। पर उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उसके साथ वहाँ पर स्कैम ना हो जाए, जिस वजह से हॉबिन इसकी वीडियो बनाने के लिए कहता है ताकि वो स्कैम करने वाले लोगों का पर्दाफाश कर सके। बॉस, मेरे पास एक पुराना लैपटॉप है। घायल, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो सेकंड ईयर्स का क्लासरूम है ना। पर छोड़ो, तुम कह रही थी तुम्हारे पास एक ओल्ड लैपटॉप है, तो क्या तुम उसे मुझे बेच सकती हो? हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जिस वजह से तुम उसे ऐसे ही ले जाना। सच में? तो फिर मैं तुम्हारे घर आकर उसे ले जाऊंगा। शुक्र है तुम्हें इतनी तो तमीज है। ठीक है, तुम आकर उसे ले जाना। तो हम देखते हैं गयोल के घर के नीचे वो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं जिनसे हॉबिन एमएमए जिम में मिला था, और वो उस फाइटर की बेइज्जती कर रहे होते हैं जो कि हॉबिन से हार गया होता है, जिस वजह से वो फाइटर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और गयोल उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती होती कि हॉबिन के आने से पहले वहाँ पर कुछ गलत हो। आज तक मेरे घर में कोई भी लड़का नहीं आया है, पर रुको जरा, क्या मैंने सच में एक लड़के को अपने घर में इनवाइट किया है? तब मुझे जल्द से जल्द अपने घर को साफ कर लेना चाहिए और ब्रश करके मिनिमल मेकअप कर लेना चाहिए और साथ में फ्रेशनर को भी छिड़क देना चाहिए। तब वहाँ पर हॉबिन आ जाता है जो कि गायोल के घर को देखकर बहुत खुश होता है, पर उसे वहाँ पर एक जानी बेचानी स्मेल आ रही होती है, जिस वजह से गायोल देखती है कि उसने रूम फ्रेशनर की जगह बग स्प्रे छिड़क दिया है, जिस वजह से वो हॉबिन को बताती है कि एक लड़की का घर ऐसे स्मेल करता है और उसे इन सब को इग्नोर करके बैठने के लिए कहती है। तो तुम इस लैपटॉप को मुझे देने वाली हो? क्या तुमने सारी फाइल्स का बैकअप ले लिया? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है, और वैसे भी ये मुझे अभी अभी दुआल से मिले। पर फिर भी तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो चलो फिर साथ में देखते हैं। तो हॉबिन गायोल के साथ बैठ जाता है, जिस वजह से गायोल शर्माने लगती है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उस लैपटॉप को किस चीज के लिए यूज किया करती थी। तो गायोल उसे बताती है कि वो उस लैपटॉप को एडिटिंग के लिए यूज करती थी, जिस वजह से हॉबिन गायोल की एडिटिंग की तारीफ करने लगता है और उसे वहाँ पर कुछ वीडियोस दिखाई देती हैं, जिसे वो ओपन कर देता है और वो देखता है कि वो फाइटिंग
टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड होता है, जिसमें सैम डक ने सिखाया होता है कि आखिरकार आप किसी को भी कैसे हरा सकते हैं, जिसे देखकर हॉबिन और गयोल पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वो एपिसोड 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। आखिरकार ये क्या चल रहा है गयोल? आखिरकार क्यों? जिस एपिसोड को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? तो यह हॉबिन गयोल के ऊपर चढ़ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो सैम डक को जानती है, पर तभी गयोल उसे एहसास दिलाती है कि वो लोग ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए हैं, जिस वजह से वो शर्माने लगती है। यहाँ पर तो लगता है कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि अगर ये इससे और ज्यादा आगे बढ़ा तो मैं नाना बन जाऊंगा। तो हॉबिन गयोल के फादर को सिचुएशन समझाने की कोशिश करने लगता है, पर गयोल के फादर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो डंडा लेके हॉबिन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से हॉबिन वहाँ से भाग जाता है। तो हॉबिन के जाने के बाद गयोल के फादर उसे अपने बाल शेव करने के लिए कहते हैं ताकि वो होश में आ सके और ऐसा दोबारा से ना हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है और काश जो आपने देखा है वो सही में सच होता। ऐसी बात है तो ये वही लड़का है जिसकी वजह से तुम आजकल बहुत ज्यादा परेशान रह रही हो। तुम एक लड़के को अपने दिल से निकाल भी नहीं पा रही हो। जाओ बाहर थोड़ा घूम आओ। तब हम देखते हैं अगले दिन गयोल तैयार होके हॉबिन यू कंपनी के हेडक्वार्टर्स चली जाती है, क्योंकि हॉबिन ने उसे वहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किया होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। मुझे किसी भी तरह फाइटिंग सीरीज के फाइनल एपिसोड को हासिल करना ही पड़ेगा और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो गयोल, तुम्हें याद है कि कल मैंने तुम्हारे लैपटॉप में फाइटिंग सीरीज का फाइनल एपिसोड देखा था, तो क्या तुम मुझे वो भेज सकती हो? तो ये सुनते ही गयोल को लोगन की बात याद आ जाती है। मैंने इसे फिल्म करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे इस फाइनल एपिसोड को अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिस वजह से मैं इसे इस तरह पब्लिक नहीं कर सकता। तो इसलिए गयोल, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी इस एपिसोड को किसी को नहीं दिखाओगी। तो गयोल लोगन से इस चीज का प्रॉमिस कर देती है और हॉबिन को भी इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से हॉबिन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, पर गयोल उसे समझाती है कि चाहे रीजन जो मर्जी हो, पर वो कभी भी उसे फाइनल एपिसोड नहीं दिखा पाएगी। तो हॉबिन भी इसके लिए माफी मांगता है और वो लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं और गयोल को डिनर करने के लिए कहते हैं। तब यहाँ बॉमी और किम बॉमी के घर के बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पर बॉमी किम से पूछने लगती है कि माना वो क्यूट है, पर वो फिर भी उससे मिलने हर रोज क्यों आ जाता है। तब किम इस बात को सीरियसली ले लेता है और बॉमी को बताता है कि वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, जिस वजह से वो अगले दिन भी उससे मिलने जरूर आएगा। और हम देखते हैं बॉमी ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। क्या हमेशा से ये चीज ऐसी ही थी? क्या मैं हमेशा से इतना पैथेटिक था? तब यहाँ अगले दिन हॉबिन मांगी के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पर मांगी उसे मुक्का मार के एहसास दिलाता है कि चाहे वो फाइटिंग में जितना मर्जी अच्छा हो गया हो, पर वो वेट क्लास के डिफरेंस के कारण जीत नहीं पाएगा। और अगर वो किसी तरह इसका रास्ता ढूंढ भी लेता है, तब भी वो एक MMA फाइटर को नहीं हरा सकता, जिस वजह से मांगी उसे किम से लड़ने से मना करता है, क्योंकि उसे किम के साथ लड़ने का तजुर्बा होता है, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि अगर हॉबिन बिना रूल के लड़ाई लड़ेगा तो वो जरूर मारा जाएगा। इसे लड़ने दो मांगी, क्योंकि इसे तब तक एहसास नहीं होगा कि ये एक कचरा है जब तक ये लड़ाई को लड़ेगा नहीं। पर हॉबिन, एक बात याद रखना कि शायद इस लड़ाई के बाद तुम कभी भी कोई नई वीडियो नहीं बना पाओगे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस चीज की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो हॉबिन बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कहने लगता है कि अगर उसके पास फाइनल एपिसोड नहीं आएगा तो वो कभी भी किम को नहीं हरा पाएगा। और तब उसकी बातें गयोल सुन लेती है। किम के साथ मेरी लड़ाई को सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो क्या मैं सच में उस बीस्ट को हरा भी पाऊंगा? मांगी ने मुझे कहा है कि अगर वहाँ पर रूल ना हुए तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, जिस वजह से ये फाइट बिल्कुल भी वैसी नहीं होने वाली जैसी मैंने आज तक लड़ी है। पर आखिरकार लोगन ऐसा क्यों चाहता है कि मैं किम के साथ लड़ूं? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? तो हॉबिन को एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ वो दिन आ चुका होता है जब किम और हॉबिन की लड़ाई होने वाली होती है। क्या सच में? तो इसका मतलब जो आपने पास्ट में किया था वो सब कुछ भी सही था? तो लोगन कहता है, मेरे पास्ट को इस तरह लाना बंद करो। और हाँ, फाइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। और देखो, लगता है यहाँ पर कुछ फैंस आ भी चुके हैं। हर एक फाइट को ऑडियंस की जरूरत होती है, तो यहाँ आने के लिए थैंक यू। तब हम देखते हैं ताइहोन किम के पास आ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर हॉबिन को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार डालेगा। और तब हम देखते हैं हॉबिन भी ग्रैंड एंट्री करता है। तो स्नैपर किम को देखकर हॉबिन से पूछने लगता है कि क्या वो उसके साथ सच में लड़ेगा, जिसके लिए हॉबिन हाँ कहता है, क्योंकि वो एक बार इस चीज को ट्राई करना चाह रहा होता है। और हम देखते हैं हॉबिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इस वजह से होता है क्योंकि गयोल ने उसे फाइटिंग टेक्निक सीरीज
इसका फाइनल एपिसोड सेंड कर दिया होता है। ये कोई एमएमए का मैच नहीं है, बल्कि ये एक नोबल और सैक्रेड फाइट है जिसके अंदर कोई भी रूल्स नहीं है और यहाँ पर कोई भी रेफरी नहीं है। तो इसलिए मुझे दिखाओ कि ट्रू फाइट कैसी होती है, जिसके जरिए मैं ट्रू फाइट की ब्यूटी देख सकूं। तो चलो फिर, अब एक दूसरे को फाड़ने का वक्त आ चुका है। तो यह स्नैपर मांगी से पूछने लगता है कि क्या हॉबिन इस फाइट में सही रहेगा, जिस वजह से मांगी उसे बताता है कि वो मर सकता है और स्नैपर उस लड़ाई को रोकने की बात करने लगता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी किम के साथ लड़ाई की है और मुझे उसके बारे में एक चीज पता है कि चाहे वो दिखने में टफ लगता हो, पर अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान है। तब यह हॉबिन किम को मुक्का मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किम उस मुक्के को डॉज नहीं कर पाया होता। मुझे लगा था किम कि तुम्हारी जैसा एक अच्छा बंदा कभी भी एक फ्रेंड को नहीं मार सकता। तब हम देखते हैं किम और हॉबिन लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा होगा। इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं है। तो आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला कैसे कर पाएंगे? ये कोई फाइट नहीं है, बल्कि या तो बस दो सॉफ्टीज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो लोगन, इसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा ना? तो लोगन को उस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए फाइट एक नोबल परस्यूट होती है, पर वो दोनों उस तरह नहीं लड़ रहे होते जैसा लोगन चाह रहा होता है। आखिरकार इस टाइम मैं कर क्या रहा हूँ और आखिरकार क्यों मैं हॉबिन के साथ लड़ रहा हूँ? क्या ये सब कुछ बॉमी की वजह से है? क्या इस लड़ाई के जीतने के बाद सब कुछ चेंज हो सकता है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फिर से सब कुछ ब्लैक हो गया है। मेरा चाइल्डहुड ऐसा था जहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरी पूरी फैमिली मर गई थी, जिस वजह से मेरी दुनिया से सारे कलर्स गायब हो गए और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। तब मुझे एक जगह जाना पड़ा जो कि मेरे मॉम साइड के दूर के रिलेटिव थे और वो लोग मेरे पैसों के पीछे थे। पहले मुझे लगा कि शायद वो आंटी बहुत अच्छी हैं, पर बाद में उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया और मुझे खाना भी नहीं दिया, जिस वजह से जीने के लिए मैंने उनके बेटे चांद की हर एक बात मानी। पर तभी मेरी जिंदगी में बॉमी आ गई, जिसके आते ही मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गई और इसी ने मुझे चांद की गुंडागर्दी से बचाया। वो मेरे वर्ल्ड के इकलौती लाइट की सोर्स थी और मेरा पहला प्यार थी। मैंने उसे 6 सालों तक पसंद किया था, पर मैं उसे कभी भी ये बता नहीं पाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उसे बता दूंगा तो मेरी दुनिया से वो लाइट चली जाएगी। पर मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं उसके लिए कभी भी अपनी फीलिंग्स को नहीं बदल पाऊंगा। तब मैंने जीने के लिए सब कुछ किया और वो हर काम किया जो कि मुझे दिया गया था, जिस वजह से मुझे तायहॉन के साथ लड़ना पड़ा और मैं हार गया। तब उसके बाद जब मैं हार के चांद के पास वापस गया तो उसने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से मैं फिर से अकेला हो गया। पर मुझे फिर से बॉमी दिखाई दी, जिस वजह से मेरे अंदर उम्मीद की किरण जाग गई और मैं वापस लोगन के पास चला गया ताकि मैं उससे एमएमए सीख सकूं और इतना काबिल बन सकूं कि मैं बॉमी जैसी लाइट का हकदार बन सकूं। पर आखिरकार उस सब का क्या फायदा हुआ? आखिर में तो मुझे हार ही माननी पड़ी ना, क्योंकि बॉमी तो हॉबिन को पसंद करती है और हॉबिन भी उसे बहुत पसंद करता है। तो क्या मुझे बॉमी को छोड़ देना चाहिए? पर आखिरकार क्यों मुझे सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा? मैंने उसे पहले पसंद किया था और मैं उसे इससे ज्यादा पसंद करता हूँ। वो मेरी लाइट है और मैं उसी की वजह से जी रहा हूँ। तो हॉबिन, बॉमी मेरी है, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगा और अगर तुम जीत गए तो मैं बॉमी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, पर अगर मैं जीत गया तो तुम्हें बॉबी को भूलना ही पड़ेगा। तो लॉगिन ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि किम लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइट से किम को सिखाना चाह रहा होता है ताकि वो वर्ल्ड स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो सके। पर वो नोटिस करता है कि हॉबिन के पंच की वजह से किम की आंख से खून निकल रहा होता है। लगता है तुम्हारा कुछ ज्यादा खून निकल रहा है, और अगर ये मैच होता तो रेफरी ने अभी तक ये मैच रोक देना था, पर यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी फाइट का एक पार्ट है। किम, जो तुम चीजें कह रहे हो तुम्हारा वो करने का कोई मन नहीं है और मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी इसे महसूस किया है। पर मैं भी इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकता और ये सब कुछ सिर्फ बॉमी की वजह से नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि मैं सिर्फ इस लड़ाई को जीतकर ही हासिल कर सकता हूँ। तो चलो अब तब तक लड़ते हैं जब तक तुम अपने दिल को हल्का नहीं कर लेते। तब किम हॉबिन को एक जोरदार पंच मारता है और उसे समझने के लिए उसे थैंक यू कहता है। आखिरकार ये क्या चल रहा है? मैं ना ही इसके हमलों को रोक पा रहा हूँ और ना ही इसके हमलों को डॉज कर पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है कि मुझे इस लड़ाई से बाहर भागना होगा। मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ, पर ये तो फिर भी मेरे से कितना ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से मुझे वो लड़ाई याद आ रही है जब मैं पहली बार तायहॉन के साथ लड़ा था। इसे देखकर मुझे फील हो रहा है
कि हम दोनों के स्किल में कितना गैप है। तब मांगी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है, जिस वजह से स्नैपर उसे कहने लगता है कि किम के टैलेंट से इम्प्रेस होने का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम हॉबिन खतरे में है। जिस वजह से मांगी उसे समझाता है कि वो किम से नहीं बल्कि हॉबिन से इम्प्रेस है। हॉबिन से तो मैं भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि इस बार वो फिर से हमें कुछ नया दिखाने वाला है। जरा किम को ध्यान से देखो, उसकी चोट में से बहुत सारा खून निकलता जा रहा है, जिस वजह से उसकी एक साइड से देखने की क्षमता कम हो रही है। और हॉबिन को इस बात का पता है, जिस वजह से वो किम के हमलों से बचने के लिए बार बार उसके ब्लाइंड स्पॉट्स में जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो ये जानबूझ के कर रहा है या फिर ये एक कोइंसिडेंस है, पर मुझे इस बात का यकीन है कि हॉबिन को किम से ज्यादा स्ट्रीट फाइट का एक्सपीरियंस है। ओह, अब मुझे समझ में आया। इस चोट से तो एमएमए मैच में तो टेक्निकल नॉकआउट डिक्लेयर हो जाता, पर स्ट्रीट फाइट में ऐसी चोट लगना कॉमन है, जिस वजह से हॉबिन अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर हमला कर सकता है। सही कहा, जिस वजह से अगर वो इसी तरह हमलों को डॉज करता रहेगा तो शायद वो एक एमएमए फाइटर को हरा दे। पर इस टाइम वो किम के साथ लड़ रहा है, जिसे पहले से ही एहसास हो गया है कि हॉबिन क्या कर रहा है, और इसी वजह से वो कॉर्नर में चला गया है ताकि हॉबिन उसके ब्लाइंड स्पॉट्स में ना जा सके। और अब वो हॉबिन के अटैक्स को उसी स्ट्रेटेजी से काउंटर कर रहा है जैसा कि वो एक मैच में करता है। तब किम फिर से हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है। लगता है मुझे सैम डक की नई टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब गायोल ने मुझे वो फाइनल एपिसोड भेजा था, पर उसने मुझे बस उसका फर्स्ट पार्ट ही भेजा था, जिसमें सिर्फ फाइनल एपिसोड की झलक थी। और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि सैम डक एक फ्रॉड है, क्योंकि वो टेक्निक इतनी ज्यादा सिंपल थी कि मुझे तो उसका प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं थी। पर अभी मेरे पास सिर्फ वही टेक्निक है जिसके जरिए शायद मैं किम को हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बाकी टेक्निक्स तो किम पर काम ही नहीं कर रही है। तो इसलिए अगर मुझे अब किम को हराना है तो मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं हॉबिन किम के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर चौक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से लोगन हॉबिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। पर लोगन को पता होता है कि किम उस चौक को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं किम उसकी कैद से आजाद हो जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। तब मांगी उस लड़ाई को रोकने के लिए आगे जाने लगता है, क्योंकि अगर किम उसे उस पोजीशन में नीचे फेंकेगा तो वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन अपने हाथों से किम की आंखों को स्क्रैच कर देता है, जिससे कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस वीडियो में फाइनल एपिसोड की सिर्फ झलक है, पर इसे सिखाने से पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देता हूँ। ये टेक्निक बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिस वजह से तुम इसका तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक तुम बहुत बड़ी मुसीबत में ना हो। ये टेक्निक चाहे आने वाली चीज का छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो, पर ये टेक्निक उन सभी टेक्निक से काफी अलग है जो मैंने आज तक तुम्हें सिखाई है। ये टेक्निक हर किसी पर काम करेगी, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ओपोनेंट का जेंडर, एज या फिर स्किल लेवल क्या है। तो इसलिए तुम्हें इस टेक्निक में अपने दोनों हाथों से अपने अपोनेंट के कान पर क्लैप करना होगा। तुम्हारे ईयर्स सिर्फ सुनने में तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, बल्कि वो तुम्हारी बॉडी का बैलेंस भी बना कर रखते हैं, जिस वजह से अगर तुम उन पर हमला करोगे तो तुम्हारे ओपोनेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। एमएमए फाइटर्स चाहे सुपर ह्यूमंस लगते हो, पर फिर भी वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस ही हैं, जिस वजह से वो बिना बैलेंस किए लड़ नहीं पाएंगे। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपनी कानों पर भी हमला करके इस चीज को फील कर सकते हो। तो हॉबिन के हमला करने से किम का बैलेंस बिगड़ गया होता है और वो फाइनल एपिसोड की अगली टेक्निक से किम के ऊपर हमला करने लगता है, पर किम अपने आप को संभाल के उसे एक मुक्का मार के जमीन में गाड़ देता है, जिससे कि हॉबिन का भी सिर चकराने लगता है। और जैसे ही किम फाइनल वार करने के लिए हॉबिन की तरफ बढ़ता है, वैसे ही ताइहॉन आके उसके मुंह पर एक लात मारता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसे क्या धमकी दी थी। मैंने साफ साफ कहा था कि फाइटिंग एक नोबल परस्यूट है, तो आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरे वर्ड्स को सीरियसली नहीं लिया है? तो यहाँ किम के जिम के कुछ लोग फिर से गायोल के घर के बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं और वो लोग अभी भी उस फाइटर का मजाक उड़ा रहे होते हैं जिसे हॉबिन ने हराया होता है। तब गायोल भी कचरा फेंकने के लिए बाहर आ जाती है और अपने फादर को बता रही होती है कि आज कचरा फेंकने की उनकी बारी थी। पर तभी वो फाइटर गायोल के बाल पकड़ लेता है, क्योंकि पिछली बार गायोल ने उन पर चिल्लाया होता है। तब वहाँ पर गायोल के फादर भागते भागते आ जाते हैं और उन लोगों को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कह रहे होते हैं। तब यहाँ ताइहॉन और लोगन एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी किम उन्हें रोक देता है। मैं ये सब कुछ और नहीं करना चाहता, क्योंकि इस टाइम तो मुझे खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने सच में बहुत बुरा काम किया है, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ, तो इसलिए मुझे माफ कर देना हॉबिन। तब लोगन को इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता और हम देखते हैं यहाँ लोगन हॉबिन को अपने घर ले गया होता है और जैसे ही वो उठता है वैसे वो देखता है कि उसने और लोगन ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। आखिर का यहाँ पे चल क्या रहा है और तुमने मेरे साथ किया क्या? लगता है तब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया था क्योंकि किम ने तुम्हें नॉकआउट कर दिया था, और हाँ, मैंने जितना
जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर निकले, क्योंकि अगर कोई रेगुलर पर्सन वहाँ पर होता तो वो तो अब तक हॉस्पिटलाइज हो चुका होता। तो इसका मतलब मैं हार गया हूँ। बिल्कुल सही कहा। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम किम को हरा दोगे तो मैं तुम्हें वो फाइनल एपिसोड दे दूंगा, पर अब तुम्हें उस एपिसोड को भूलना होगा। नहीं, प्लीज मुझे वो फाइनल एपिसोड दे दीजिए। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल शेमलेस बिहेवियर कर रहा हूँ और मेरा उस फाइनल एपिसोड के ऊपर कोई हक नहीं बनता है, पर फिर भी मुझे वो एपिसोड चाहिए। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें मुझे एक्सपोज करना है और उसके लिए मुझे पावर की जरूरत है, जिस वजह से मुझे उन एपिसोड्स की बहुत जरूरत है ताकि मैं उन्हें हरा सकूं। लगता है अब मुझे मजाक करना बंद कर देना चाहिए। चलो बच्चे, क्या तुम एक स्टोरी सुनना चाहोगे? ये तब की बात है जब मैं यंग था और 7वें आसमान पर था। ग्रेसिया फैमिली में मैं ही एक ऐसा पर्सन था जो कि सबसे ज्यादा मुश्किलों में पड़ता था। मुझे फाइटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, जिस वजह से मैंने कई बार गैंग से दुश्मनी भी मोल ली है, और ये इस वजह से था क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता था। हम लोग जीने के लिए लड़ते थे और अपनी लाइफ इसलिए खतरे में डालते थे ताकि हम दूसरों से अपना सर्वाइवल छीन सके। मेरे लिए फाइटिंग मेरा रिलीजन था और स्ट्रीट फाइट वो थी जिन पर मुझे विश्वास था। मैं एक जनरल था जो कि अपने साथियों को बैटल में लेकर जाता था और एक ऐसा किंग था जिसे किसी चीज का भी डर नहीं था। पर उसके बाद एक दिन किसी ने मुझे चैलेंज किया क्योंकि मेरे एक बंदे ने उसकी बेटी के बाल पकड़े थे, और उस दिन पहली बार मैं उस एशियन गाय से मिला। और लगता है तुम्हें इसके बारे में पहले ही एहसास हो चुका है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो तो इंसान है ही नहीं, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि कोई ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है जो कि मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और उसी पर्सन ने मुझ जैसे स्ट्रीट फाइटर को MMA रेकमेंड किया। मैं कोरिया उसे ही ढूंढने आया था, पर ये आसान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि वो एक स्पेशल फोर्स यूनिट में था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और साथ में मुझे उसकी बेटी का नाम पता था, जिस वजह से मैंने आखिरी में उसे ढूंढ लिया। और जब मैंने उसे देखा तब मैं उसे देखकर शॉक हो गया क्योंकि कुछ होने की वजह से वो बिल्कुल बदल चुका था, और फिर भी मैं उसे एक ही झलक में पहचान गया क्योंकि जो पर्सन एक बार अपनी ऊंचाइयों को छू लेता है वो उस चीज को कभी नहीं भूलता जिस चीज ने उसे ग्रेट बनाया हो। तो यहाँ हम देखते हैं हॉबिन ग्योल के फादर के पास पहुँच गया होता है, जहाँ पर उन्होंने उन लोगों का बुरा हाल कर दिया होता है जो कि गायोल को तंग कर रहे थे, जिस वजह से हॉबिन को उन्हें देखकर एहसास हो जाता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सैम डक ही है। तब सैम डक हॉबिन के वहाँ आने का कारण पूछने लगता है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं वो हूँ जिसने फाइटिंग टेक्निक सीरीज को देखा है और उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, तो इसलिए थैंक यू मास्टर। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। फाइटिंग टेक्निक्स मास्टर, एक सेकेंड, तो ये बात है, आखिरकार कोई तो है जिसने उस सीरीज को देखा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि स्मॉल फिजिक होने के बावजूद भी तुमने उन मूव्स को सीख लिया है? मास्टर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, प्लीज मुझे सिखाइए कि आखिरकार एक रियल फाइट में कैसे लड़ा जाता है। चुपचाप घर वापस चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या ये उस वजह से है जो उस वक्त हुआ था? उस टाइम मैं गलती से गायोल के ऊपर आ गया था, पर वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये उस वजह से नहीं है, और लगता है लोगन ने भी तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है। और वैसे भी अगर तुम्हें पता भी होता तब भी तुम कुछ नहीं कर पाते, तो इसलिए घर वापस चले जाओ क्योंकि मैं दोबारा से फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। तो हॉबिन ये सुन के पूरी तरह से टूट जाता है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो क्या इसका मतलब पहले भी किसी ने फाइटिंग टेक्निक सीरीज को देखा है पर उनकी वीडियोस के ऊपर तो कोई व्यू ही नहीं था? या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी तरह उन्हें नाराज कर दिया है। तब एक लड़की हॉबिन को बुलाने लगती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस वजह से हॉबिन को कुछ समझ नहीं आता। और जैसे ही वो उस लड़की से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो है कौन, वैसे ही वो लड़की उसे गले लगा लेती है और इमोशनल हो जाती है। तभी हॉबिन अपने कंपनी के हेडक्वार्टर्स वापस आ जाता है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि उसे एक लड़की से थप्पड़ पड़ा है। पर स्नैपर ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि क्या वो लड़की खूबसूरत थी। तो रूमी हॉबिन को पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कहने लगती है, पर हॉबिन उस लड़की के गले लगने से इतना खुश होता है कि वो ऐसा करना नहीं चाह रहा होता, जिस वजह से रूमी उससे 244 की सच्चाई बाहर लाने के बारे में पूछने लगती है। चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ऐसा कर देंगे। मैं उसके काफी क्लोज पहुंच चुका हूं और वो बहुत जल्दी मुझसे वो सब कुछ करवाएगा जो कि वो सेओंगजुन से करवाता था, जिस वजह से मैं उनके खिलाफ और सबूत इकट्ठे कर पाऊंगा। तभी हॉबिन को 244 का मैसेज आता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं 244 उसे किसी से मिलवाना चाह रहा होता है, जिस वजह से हॉबिन 244 से मिलने चला जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर असेंबली मैन टाइसन आ जाता है, जिसे देखकर हॉबिन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और जोर जोर से चीखते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। आखिरकार तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? जरा शांत हो जाओ
मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि 244 ने मुझे कहा था कि उसने सियोंगजुन की रिप्लेसमेंट को ढूंढ लिया है और तुम तो एक बच्चे हो। तो हॉबिन और भी ज्यादा नर्वस होने लगता है, जिस वजह से 244 उसे शांत रहने के लिए कहता है और टायसन को उसके ग्लास में चाय भरने के लिए कहता है। पर तभी हॉबिन गलती से उस चाय को टायसन के कपड़ों के ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से हॉबिन को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर तभी टायसन जोर जोर से हंसने लगता है। चिंता मत करो, तुम तो अभी एक बच्चे ही हो। मुझे तो लगा था कि सियोंगजुन की जगह कोई चालाक पर्सन आएगा, पर ये तो एक बच्चा ही है। और ये अच्छी बात भी है कि ये ऐसा है, क्योंकि ये उस घटिया इंसान से तो बेटर ही होगा। हमें शुरू से ही इसके जैसे ही किसी के साथ काम करना चाहिए था। तो 244 वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे कुछ काम होता है और हॉबिन को इसी बात का इंतजार होता है क्योंकि वो रूमी से रिकॉर्डिंग डिवाइस लाया होता है ताकि वो अपनी और टायसन की बातों को रिकॉर्ड कर सके। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको और ड्रिंक बना कर दूं? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस आपसे सियोंगजुन के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ 244 अपने साथियों के पास चला गया होता है क्योंकि उसने उन्हें सियोंगजुन का सारा डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा होता है ताकि वो ये जान सके कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया जिससे कि वो लोग बाद में फंस सके। तो 244 का साथी उसे बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है और उन लोगों का भी बैकग्राउंड चेक किया है जो कि उसके फ्यूनरल में आए थे, पर फिर भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार 244 ढूंढ क्या रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि सियोंगजुन काफी आसानी से मर गया है। वो एक स्मार्ट बंदा था जो कि अपना रिवेंज पक्का लेता था, पर फिर भी वो काफी ज्यादा आसानी से मर गया है और इसी वजह से मुझे हॉबिन पर भी शक है। और ये काफी ज्यादा अजीब बात है ना कि उसने सिर्फ एक छोटे से बच्चे को ही पीछे छोड़ा है। पक्का कुछ ऐसा जरूर है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। 244 वापस मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर टायसन ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली होती है और 244 टायसन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो दोनों किस बारे में बातचीत कर रहे थे, जिस वजह से टायसन उसे बताता है कि वो लोग सियोंगजुन के बारे में बात कर रहे थे और हम देखते हैं हॉबिन वहाँ से जाने लगता है। पर तभी 244 उसे रोक लेता है क्योंकि वो ये जानना चाह रहा होता है कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, जिस वजह से वो हॉबिन को अपना बैग खोलने के लिए कहने लगता है और हॉबिन डर के मारे कांपने लगता है। चिंता मत करो हॉबिन, मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि तुम्हारे बैग में आखिरकार हो ही क्या सकता है। आखिरकार क्यों ही तुम यहाँ पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर आओगे? आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? हॉबिन, ऐसा कभी मत करना और सियोंगजुन के बिहाफ पर रिवेंज भी मत लेना क्योंकि तुम लोग इतने भी क्लोज नहीं थे। चाहे ये एक कूल आइडिया लगता हो, पर रिवेंज अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का बहुत ज्यादा चाइल्डिश वे है। तब हम देखते हैं हॉबिन ने टायसन की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है जहाँ पर उसने ये भी कबूल किया होता है कि सियोंगजुन अपने आप से नहीं मरा है और उसे मरवाया गया है क्योंकि वो पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने ये रिकॉर्ड कर लिया है। क्या ये वही हॉबिन है जो कि कल तक पागो के सामने जाने से भी डरता था और आज देखो ये क्या क्या कारनामे कर रहा है? तो क्या ये इतना सबूत काफी रहेगा? मुझे नहीं लगता कि 244 की सच्चाई सामने लाने के लिए ये एविडेंस काफी है। तब तायहोन भी बोलने लगता है कि जो सियोंगजुन ने उसे यूएसबी दी है और अब जो उसने रिकॉर्ड किया है वो 244 की सच्चाई बाहर लाने के लिए काफी होगा, जिस वजह से हॉबिन 244 की सच्चाई बाहर लाने के लिए तैयार हो जाता है और तय करता है कि वो अगले दिन सबको ये बता कर रहेगा। तब यहाँ किम अभी भी हॉबिन और उसकी लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है। तो क्या तुम्हें किसी बात का रिग्रेट है? तब किम कहता है नहीं। तब लोगन कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। तो क्या तुमने सबको गुड बाय कह दिया? तब किम कहता है बिल्कुल, और मैंने हॉबिन के साथ भी सब कुछ ठीक कर लिया है, जिस वजह से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अब वहाँ जाऊंगा जहाँ पर सारे मार्शल आर्ट्स का स्टाइल इकट्ठा होता है, जिसका मतलब मेरा यूएस जाना तय है। और ये इस वजह से भी है क्योंकि अब मैंने बॉमी को भूलने का तय कर लिया है। तब यहाँ हॉबिन की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। माफ कर देना कि मैं ज्यादा टाइम से लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, पर आज मैं आपके सामने ऐसी सच्चाई बाहर लाने वाला हूँ जिसे दुनिया से छुपाया गया है। मुझे पता है सियोंगजुन कि तुम एक बुरे आदमी थे, पर मैं कम से कम तुम्हारी मौत की सच्चाई तो सबके सामने ला ही सकता हूँ ना। गाइस, आज मैं आपके सामने जो कुछ कहने वाला हूँ वो 100% ट्रू है। मैं एक ऐसे पर्सन को मेंशन करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है पर यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, और कुछ ऐसा भी बताना चाह रहा हूँ जिससे कि हमारी नेशनल पॉलिटिक्स पर भी फर्क पड़ सकता है। तो हम देखते हैं वो लड़की जिसने हॉबिन को थप्पड़ मारा होता है, वो हॉबिन की स्ट्रीम को देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे बेवकूफ कहने लगती है। तो हॉबिन भी सबको बताने लगता है कि सियोंगजुन ने सुसाइड नहीं किया था, पर तभी स्नैपर उसे रोक देता है और हॉबिन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, जिस वजह से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइव स्ट्रीम क्रैश हो चुकी होती है। और हम देखते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि वायलेंस की वजह से उनका यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया होता है।
और हम देखते हैं ये सब कुछ 244 और टाइसन की वजह से हुआ होता है, क्योंकि टाइसन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके यूट्यूब मैनेजमेंट को फोन कर दिया होता है और वायलेंस की वजह से हॉबिन के चैनल को बंद करने के लिए कहा होता है, जिस वजह से हॉबिन का चैनल डिलीट हो जाता है। क्या आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपने एक हाई स्कूलर के अकाउंट को इस वजह से सस्पेंड करवा दिया क्योंकि उसने आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था? तब टाइसन कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बस ये सब कुछ बच्चों की भलाई के लिए किया है। 244 कहता है, वैसे आप कह तो सही रहे हैं, क्योंकि वायरल हिट जो कंटेंट क्रिएट करता है वो वायलेंस और फाइटिंग दिखाता है, जिस वजह से कोई भी आप पर शक नहीं करेगा। तब टाइसन कहता है, ये लड़का तो सच में बच्चा है, क्योंकि स्योंगजुन को कम से कम ये तो पता था कि ये दुनिया कैसी है, पर इस बच्चे को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि रियल वर्ल्ड होता कैसा है। तब यहाँ स्नैपर यूट्यूब मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता और हॉबिन को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके इतने मेहनत से बनाया हुआ चैनल इतनी आसानी से अब डिलीट हो चुका है। तब यह टाइसन 244 से पूछने लगता है कि आखिरकार अब वो हॉबिन का क्या करने वाला है, और हम देखते हैं 244 ने पहले डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो हॉबिन को अपने तरीके से संभालेगा। डोंगसू, चलो अब अपने सारे बंदों को इकट्ठा कर लो और मुझे हॉबिन की फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके होम रूम टीचर और उसके पेट तक का भी नाम चाहिए, क्योंकि अब हमारी बदला लेने का वक्त आ चुका है। तब यह रूमी हॉबिन और स्नैपर को ये आइडिया देती है कि वो लोग उसका अकाउंट यूज करके 244 की सच्चाई बाहर ला सकते हैं, जिस वजह से उसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे, जिसे सुनकर हॉबिन और स्नैपर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। मैंने अपने अकाउंट के रिलेटेड यूट्यूब को मेल की हुई है और जब वो लोग वो मेल पढ़ेंगे तब मेरा अकाउंट ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैं 244 की सच्चाई अपने अकाउंट से बाहर लाना चाहता था, पर क्योंकि अब हमें जल्दी है तो मुझे रूमी का ही अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो हॉबिन खुश होकर अपने घर पहुंच जाता है। आखिरकार तुम कहाँ थे और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरा फोन साइलेंट हो गया था। वैसे आप मुझे कॉल क्यों कर रही थी? क्या मुझसे आपने कुछ मंगवाना था? ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुमसे कोई मिलने आया है। तभी हम देखते हैं अचानक से हॉबिन के सामने 244 आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसकी मॉम उसे अपने बॉस का ध्यान रखने का कहकर काम के लिए वहाँ से निकल जाती है। आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहता हूँ? हॉबिन, तुम सच में बहुत अच्छे बेटे हो और फिर भी तुम मेरी कोई बात नहीं मानते हो और ऊपर से अब तुम मेरी सच्चाई बाहर लाना चाहते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि रिवेंज अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का बहुत चाइल्डिश वे है, तो आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? और ऊपर से तुम्हारे पास वो यूएसबी कहाँ से आई? हॉबिन, सच सच बताना, जिस दिन स्योंगजुन मरा था उस दिन तुम मुझसे मिले थे ना? तो ये सुनकर हॉबिन को पसीने आने लगते हैं और तभी 244 हॉबिन को सीधा जमीन पर पटक देता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि स्योंगजुन को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं और कोई प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता। पर तुम्हें पता है हॉबिन कि चाहे मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। जिह्यून पार्क, ये तुम्हारी मॉम का नाम है ना? और वो इस टाइम ग्योमिल नाम के रेस्टोरेंट में काम कर रही है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरह रात में इधर उधर घूमना चाहिए, क्योंकि आजकल बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। बॉमी चॉय एक फेमस हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी है ना, पर क्या फायदा उसके फादर के हॉस्पिटल डायरेक्टर होने का जब वो अपनी बेटी को ही नहीं बचा सकते। रूमी यो, जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, वैसे तो वो बहुत ज्यादा टफ एक्ट करती है, पर अंदर से वो सबसे ज्यादा कमजोर है और मुझे नहीं लगता कि वो खुद को संभाल पाएगी। गायो अली, तुम्हारी कंपनी की वीडियो एडिटर है ना, उसे पक्का लगता होगा कि कोरिया रहने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम से यहाँ पर नहीं रही है, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसका माइंडसेट चेंज होने वाला है। तो हॉबिन, क्या होगा अगर वो सारे लोग जिनकी तुम केयर करते हो वो एक साथ खतरे में आ जाएं? तो आखिरकार तुम किसे बचाना पसंद करोगे? तो हम देखते हैं हॉबिन भागा भागा अपनी मॉम के पास चला जाता है और उन्हें गले लगाकर रोने लगता है और उनके साथ रहने की बात करने लगता है। तो वो अपनी माँ को बचाने पहुँच गया। इसे एहसास नहीं है कि ये स्योंगजुन से कितना ज्यादा सिमिलर है, पर क्या ये बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है? तब यहाँ बॉमी को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वो भागने के बारे में सोचने लगती है, पर तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं और वो किसी को कॉल करने के लिए फोन उठा लेती है, पर उसके पास इतना टाइम नहीं होता और वो सारे गुंडे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी एक कार आकर जोर से दीवार में टकराती है और हम देखते हैं उसके अंदर से ताइहोन और योनू बाहर आते हैं, क्योंकि हॉबिन ने ताइहोन को बॉमी को बचाने भेजा होता है। बॉमी, तुम ठीक हो ना? शुक्र है ताइहोन, तुम्हारा फोन मिल गया। फिलहाल के लिए अपनी बकवास करना बंद करो, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो इसलिए ये सब कुछ खत्म करके मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। तब यार रूमी को भी एक गुंडा पकड़ लेता है, पर तभी गायोल आकर उसे एक जोरदार पंच मारती है और रूमी नीचे गिर जाती है। हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये अच्छी बात है
है कि तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज जीपीएस ऐप यूज करते हैं, पर मेरे हिसाब से तुम्हें पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इनमें से किसी ना किसी को जरूर मार डालूंगा। तो यहाँ गायोल के घर भी कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं और गायोल को लगता है कि शायद बाहर फूड डिलीवरी वाला आया है, जिस वजह से वो दरवाजा खोल देती है। पर तभी वहाँ पर गुंडे देखकर सैम डक भी बाहर आ जाता है। आखिरकार तुम मेरी बेटी को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हो? बेटा जरा अंदर जाना, क्योंकि इन लोगों को देखकर लग रहा है कि ये मेरे पीछे तो नहीं आए हैं। तो क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी बेटी के लिए आए हो? तो सैम डक अपने छाते की मदद से एक बंदे के हाथ से नाइफ को नीचे गिरा देता है और जैसे ही बाकी बंदे अपने नाइफ्स को बाहर निकालने लगते हैं, वैसे ही सैम डक उन दोनों के मुंह पर छाता मारता है। तुम लोग दिखने में तो कुछ खास नहीं हो, पर मुझे तुम्हारे पास से खून की बदबू आ रही है। तुम लोगों ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं देखा है, पर फिर भी आगे बढ़ना चाहते हो, पर तुम लोग बिल्कुल पागल हो। तब सैम डक उन लोगों की धुलाई कर देता है, पर तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसने स्यांग जुन को मारा होता है। लगता है तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, क्योंकि तुम्हारी फुटस्टेप्स की साउंड दूसरों से अलग है, जिसका मतलब तुम्हारे पास सच में कोई स्किल है। तब हम देखते हैं ताइहॉन के ऊपर भी वो गुंडे चाकू से हमला कर देते हैं, जिससे बचते हुए ताइहॉन ताइक्वांडो मूव से उन पर हमला कर देता है और उनकी बहुत बुरी धुलाई कर रहा होता है। पर तभी एक बंदा पीछे से ताइहॉन के ऊपर हमला कर देता है और योनू बीच में आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। ताइहॉन, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, इन्हें तुम पर हमला करने दो, और जब ये लोग तुम पर फोकस करेंगे तब मैं इन्हें हरा दूंगा। ऐसी बात है? रुको जरा, क्या तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? तब बोमी पुलिस को फोन कर देती है और हम देखते हैं वो लोग अभी भी घिरे हुए होते हैं। योनू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इनसे बचकर कभी नहीं निकल पाएंगे। तुम वो टूटी हुई दीवार देख रहे हो ना, मेरे सिग्नल पर तुम बोमी को लेकर वहाँ से भाग जाना। तो योनू इस पर एग्री करता है और ताइहॉन के सिग्नल देते ही वो बॉमी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और ताइहॉन को भी साथ चलने के लिए कहता है। पर तभी वो देखते हैं कि ताइहॉन अकेले ही वहाँ पर रुक गया है। योनू, इस लड़की को सेफ जगह पहुँचा दो, और हाँ, अगर तुम मुझे बचाने वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहाँ हान भी बॉक्सिंग की टेक्निक के साथ गुंडों के साथ लड़ रहा होता है और उसने उनका बहुत बुरा हाल कर दिया होता है। तो यहाँ ग्योल रूमी को बचा रही होती है, पर उसका लड़ने का बहुत मन कर रहा होता है, जिस वजह से वो एक बंदे के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी वो बंदा चाकू निकाल कर उस पर हमला कर देता है, पर तभी हान आकर उसे बचा लेता है। ग्योल, रूमी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं भागूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पहले की तरह बेवकूफ बना दोगे? क्या तुम फिर से चाहते हो कि मैं उसी दर्द से गुजरूं? अगर हम लोग साथ में लड़ेंगे तो ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, जिस वजह से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ग्योल, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम फिर से रूमी को अपसेट करने वाली हो? तुम्हें उसके बारे में खबर जान के भागी भागी आई थी ना, तो तुम्हें उसे यहाँ से लेकर जाना ही होगा। ठीक है, मेरा इंतजार करना। मैं बहुत जल्द पुलिस की गन चुरा कर यहाँ पर आ जाऊंगी। तब हम देखते हैं कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आ चुकी होती है और स्नैपर और मांगी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सभी से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो सभी लोग कैसे हैं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही प्यार से नहीं आ रहे हो। ऐसा करते थोड़ा और लेट आ जाते, जिससे कि तुम्हें हमारा फ्यूनरल देखने को ही मिल जाता। ग्योल, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर इन्हें बचाने आई हूँ। सच में? क्या तुमने इन्हें बचाया है? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? इन लड़कियों पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था, जिनके पास कोई आईडीज भी नहीं थी, जिस वजह से कुछ बुरा हो सकता था। पर हाँ, जोनू और ताइहॉन ने पुलिस की आने तक उन लोगों को इनसे दूर रखा और उन लोगों ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। और तभी हम देखते हैं योनू, होबिन, ताइहॉन और हान वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी लोग उनका हालचाल पूछने लगते हैं और उन गुंडों के बारे में पूछने लगते हैं। वो लोग चले गए और उन्हें देखकर ऐसा लगा कि हमें मारने का उनका कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने भेजा था, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लोग किसी और वजह से वहाँ पर आए थे। तो अचानक से वहाँ पर 244 आ जाता है और उन सभी से पूछने लगता है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है और ऐसा कौन हो सकता है जो उन पर हमला कर सकता है। तो सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। तो हॉबिन पुलिस वालों को बताने लगता है कि इसी बंदे ने उन पर हमला करवाया था, जिस वजह से पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं। पर तभी 244 हॉबिन के पास आ जाता है। हॉबिन, जरा ध्यान से सोचो, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे हैंडल कर पाओगे? तो हॉबिन 244 को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो बंदा उसके साथियों को खतरे में डाल सकता है, जिस वजह से वो माफी मांग लेता है और पुलिस वालों को बताता है कि वो कल्प्रेट नहीं है। तब हम यहाँ पर 244 का अड्डा देखते हैं, जहाँ पर उसके साथी अपना काम करके वापस आ गए होते हैं। आखिरकार तुम कहाँ रह गए थे? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? तब डोंग
डोंग स्यूक कहता है, हमारे कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस इलीगल इमिग्रेंट्स के क्राइम्स को हल्के में लेती है। और वैसे भी उन लोगों को पता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो हमने तो बस उन्हें डराया ही है और किसी को हर्ट भी नहीं किया है, जिस वजह से उन लोगों को सजा देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब 244 कहता है, हमें स्योंगजुन की डेथ को सिर्फ सुसाइड दिखाना था, पर हमें उसके लिए कितना काम करना पड़ा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। और हाँ नेमलेस, तुम्हारी साइड का काम कैसा गया? क्या तुमने उसके डैड की आइडेंटिटी कंफर्म कर ली? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें लगा कि वो पर्सन वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो तुम बिना कुछ किए वापस आ जाना, और अगर वो पर्सन वो ना हुआ तो तुम उस एडिटर को उठा ले आना। पर जिस तरह तुम अकेले आए हो तो लगता है वो पर्सन वही था। तब नेमलेस कहता है, वो पर्सन वही था। वो पर्सन चाहे अभी थोड़ा डिफरेंट दिखता हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो वही है। तब 244 कहता है, तो इसका मतलब अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, मुझे तुमसे एक और चीज पूछनी थी। तुमने तो कहा था कि जिस दिन स्योंगजुन मरा था तो वहाँ पर कोई विटनेस नहीं था, तो आखिरकार हॉबिन के पास स्योंगजुन की यूएसबी कैसे है? तब नेमलेस इसके लिए 244 से माफी मांगने लगता है, और 244 उसे माफ कर देता है, क्योंकि सब कुछ आखिरी में ठीक हो गया होता है। और अब वो इस बारे में सोचने लगता है कि अब सब कुछ शांत होने के बाद वो लोग हॉबिन को कैसे मारेंगे। तब 244 उन्हें बताता है कि उनकी आउट ऑफ कंट्री की ब्रांच ने उन्हें कांटेक्ट किया था और वो बहुत जल्द कोरिया आ रहे हैं, जिस वजह से अब सब कुछ स्मूथली जाना चाहिए। तब 244 वहाँ से चला जाता है और डोंग स्यूक नेमलेस से पूछने लगता है कि आखिरकार 244 किसके डैड के बारे में बात कर रहा था, और अगर वो इतना ही खतरनाक था तो नेमलेस जैसा बंदा तो उसे आराम से मार सकता था। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ट्रिगर को घूर रहा था। मैं उसके सामने गन लेकर खड़ा था, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी आराम से बुलेट को डॉज कर लेगा। मुझे वैसे तो पता है कि ये इम्पॉसिबल है, और फिर भी किसी रीजन की वजह से मुझे पूरा यकीन था कि वो उसे डॉज कर लेगा। और ये इस वजह से है क्योंकि वो उस यूनिट का वो लेजेंडरी बंदा है जिस यूनिट के अंदर मैं था, और उस टाइम उसे देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अगर मैंने गोली चलाई तो मेरी मौत पक्की है। तब यहाँ हॉबिन उदास बैठा होता है और सैमडक उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मारने लगता है। ओए लड़के, आखिरकार तुम किस तरह की चीजें कर रहे हो? तुम्हारी वजह से वो गुंडे हमारे घर तक पहुंच गए। तब गायोल सैमडक को रोकने लगती है, पर सैमडक उसे पीछे रहने के लिए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा है कि मैं आगे ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूँ। आज उन लोगों के साथ बहुत कुछ हो सकता था जिनकी मैं केयर करता हूँ, और मेरी ही गलती की वजह से ये लोग इस मुसीबत में फंसे हैं। मैंने चीजों को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा था। अब मुझे माफ कर दो दोस्तों। तो चलो फिर अब हॉबी यू कंपनी को यही खत्म करते हैं। तब स्नैपर इसके लिए मना करने लगता है, पर तभी रूमी खुद ही इस चीज को क्विट करने का कह देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। तब सभी लोग गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या यही अंत है? हमने यहाँ पर कितनी सारी मेमोरीज बनाई थी। यहाँ पर हमने रूमी का बर्थडे मनाया था, ताइहोन के साथ प्रैंक किया था, और मांगी की लव लाइफ भी देखी थी, पर अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तब हॉबिन के ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है, जिस वजह से वो बाहर देखने चला जाता है, और हम देखते हैं वहाँ पर वो लड़की होती है जिसने हॉबिन को थप्पड़ मारा था। तो क्या तुम अब 244 के पीछे नहीं जाओगे? किसने कहा कि तुम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो? तुम्हें उसके लिए ये सब कुछ करना ही होगा। तो चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तब यहाँ है हॉबिन को कार में बिठा के एक जिम के अंदर ले जाती है, जहाँ पर असेंबली मैन योंग एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब आखिरकार ये कौन है? ये वायरल हिट से हॉबिन है, जिसने 244 का सर सामने लाने की कोशिश की थी, पर फेल हो गया। तो आखिरकार तुम इसे यहाँ पर क्यों लाई हो? मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम इससे बात कर लें। अपनी बकवास करना बंद करो और इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि वैसे भी इसके जीने के दिन अब पूरे हो चुके हैं, तो इसके साथ रिलेशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। इतनी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, चाहे ये बेवकूफ हो, पर ये एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर स्योंगजुन ने भरोसा किया है। तुमने कहा था कि जब स्योंगजुन मर रहा था तब उसने इस पर भरोसा किया था, तो उस टाइम पक्का उसका खुद का दिमाग ठीक नहीं होगा। आखिरकार कैसे ये बेवकूफ लड़का बिना प्लान के 244 की सच्चाई सबके सामने ला सकता है? मैंने आज तक कभी भी इतना बेवकूफ इंसान नहीं देखा, तो इसलिए इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, क्योंकि इससे हमारे लिए भी चीजें मुश्किल हो सकती हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरकार आपने ये क्यों कहा कि मेरे मरने के दिन काफी नजदीक आ चुके हैं? तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है?
244 और टाइसन किसी को भी माफ नहीं करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम जैसे बच्चों को नहीं मार सकते? वो इस टाइम तुम लोगों को इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, पर वो बाद में तुम्हें ठिकाने जरूर लगाएंगे क्योंकि वो कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बच गए हो? पर जिस मोमेंट तुमने ये डिसाइड किया था कि तुम उन लोगों की सच्चाई बाहर लाओगे, उसी टाइम तुम्हारी तकदीर सील हो गई थी, जिसका मतलब तुम्हारा मरना तय है। तो इसलिए इसे यहाँ से लेकर बाहर चली जाओ। और हाँ प्रोसिक्यूटर, इस लड़के का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये भी याद रखना कि मैं इससे आज नहीं मिला हूँ। तो हॉबिन योंग के आगे झुक जाता है और उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिस वजह से योंग उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसकी मदद क्यों करे। मैं अपनी मदद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से हर्ट हो। ये लड़का को ज्यादा सपने देख रहा है। और हाँ, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम कर भी क्या लोगे? अगर ऐसा होगा तो मैं टाइसन को जाकर बता दूंगा कि हम लोग मिले हैं। अगर तुम उसे बता भी दोगे तो इससे हो क्या जाएगा? हमने चाहे कुछ भी बात ना की हो, पर वो आप पर शक जरूर करेगा। ऐसी बात है? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि टाइसन लोगों को मार सकता है और मैं नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस जरूर दूंगा, तो मुझे दिखाओ कि तुम किस काबिल हो। तो हॉबिन के टाइसन वाले डायलॉग को सुन के योंग को सेओंगजुन याद आ जाता है, क्योंकि उसने भी उसे सेम ही चीज कही होती है। और योंग हॉबिन को बताता है कि असली प्रॉब्लम 244 है। तहे वापस जा रही होती है और उस दिन को याद करती है जहाँ कोर्ट में सेओंगजुन बेगुनाह साबित हुआ था और वो उस केस को हार गई थी, और उसे हराने वाला कोई और नहीं, खुद सेओंगजुन ही था। तो यहाँ है सेओंगजुन को उसे हराने के लिए गालियाँ दे रही होती है, और तभी सेओंगजुन उसकी बातें सुन लेता है और उसे बताता है कि जो कुछ भी वो कह रही है उससे वो उसे डिफेम कर सकती है। जिस वजह से हे उसे समझाती है कि अगर उसे पब्लिक में ऐसे इंसल्ट ना किया जाए तब तक उसे डिफेमेशन नहीं कहा जाएगा, और उसे फिर से याकुजा के नाम से गाली देती है। जिस वजह से सेओंगजुन उसे हारने का याद दिला के चिढ़ाने लगता है। तो हे हॉबिन को देखती है जो कि मजे से पीछे सो रहा होता है, और उसे देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सेओंगजुन ने उसके ऊपर भरोसा किया क्यों है, क्योंकि उसे देखकर तो उसके दिल में उसे मारने का ख्याल आता है। तब हम यहाँ पर ग्योल का घर देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बोर हो चुकी होती है, और जैसे उसके घर की घंटी बजती है वैसे वो बेसबॉल बैट लेके बाहर चली जाती है और देखती है कि बाहर हॉबिन आया है। देखो आज यहाँ पर कौन आया है। ये तो उसी हॉबिन यू कंपनी का बॉस है ना, जो कि क्रैश होके जल गई है। आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पर मुझसे भीख मांगने आए हो? वैसे जो तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ, तुमने मेरी सच्चाई बाहर लाई थी ना। तो देखो कर्मा ने भी तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया है, तो इसलिए आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। ग्योल, तुम अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करती हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। या फिर मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम सभी मारे जाएंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है ग्योल, क्योंकि यहाँ हम सबसे ज्यादा तुम ही हो जिसके अंदर इतना जिगरा है। तब हम देखते हैं हॉबिन सैम डक से मिलने उसके घर चला जाता है, जहाँ पर सैम डक उसे दफा होने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि अगर वो उसकी बेटी के करीब फिर से आएगा तो वो उसे मार डालेगा। तो हॉबिन उसे बताता है कि वो वहाँ पर गायोल से नहीं बल्कि उससे मिलने आया है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। ये तुम्हारी फाइनल वार्निंग है। अगर तुमने मेरी बेटी को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें बीच में से चीर डालूंगा, समझ में आया? तो अब यहाँ से दफा हो जाओ। तब सैम डक अपने घर का दरवाजा बंद करने लगता है, पर हॉबिन उस दरवाजे को रोक देता है और सैम डक को बताता है कि गायोल की जान खतरे में है, जिस वजह से उसे अपने मास्टर की मदद चाहिए। तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं कि लड़ते कैसे हैं? मुझे पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम किस मुसीबत में फंसे हो और किससे मुकाबला कर रहे हो, क्योंकि गायोल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी एज का एक लड़का मर गया था। वो बदला लेने के साथ ऑब्सेस्ड था, और वो इस वजह से मरा क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं सोचा था। मैं उन फाइटिंग वीडियो ट्यूटोरियल को डिलीट करने वाला हूँ, और मैंने अभी तक ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो अभी भी यूट्यूब पर है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊं, पर जो मैं सिखाता हूँ वो फाइटिंग नहीं है, वो बस ऐसी चीज है जिससे लोग उदास होते हैं। जब तुम हर्ट होते हो तब गायोल बहुत ज्यादा उदास होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उदास हो, तो इसलिए मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, पर लगता है मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो इसलिए अब घर चले जाओ। तब यहाँ हे सेओंगजुन की फोटो को देखकर उसे याद कर रही होती है, और उसके बाद हमें हॉबिन और हे की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर हे ने हॉबिन से पूछा होता है कि आखिरकार वो 244 की सच्चाई बाहर क्यों लाना चाहता है, क्योंकि
क्योंकि उसका तो 244 के साथ कोई लेना देना भी नहीं है और वो सेओंगजुन के इतने भी करीब नहीं था कि वो उसके लिए बदला ले। तो क्या वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है? मैं पहले ये सब कुछ पैसों के लिए करता था। मैंने अपना चैनल इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं पैसे बना सकूं और मैं बुरे लोगों की सच्चाई बाहर लाता था और ऐसा दिखाता था जैसे कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं थोड़े पैसे बनाने के बाद स्ट्रीम करना बंद कर दूंगा, पर उसके बाद सब कुछ चेंज होने लगा। ये दुनिया बेकार लोगों से भरी हुई थी और मेरे सब्सक्राइबर्स को मुझ पर भरोसा था, जिस वजह से मुझे समझ आने लगा कि जस्टिस आखिरकार होता क्या है। मुझे पता है कि ये तुम्हें बिल्कुल अजीब लगेगा, पर मेरे लिए यही सच्चाई है। पर आज तक तुम जिनसे भी लड़े हो 244 उन सब से बहुत ज्यादा अलग है, तो इसलिए तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं। मेरे लिए तो चीजें हमेशा से डिफिकल्टी रही हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसे अपोनेंट्स के साथ सामना किया है जो कि मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे और मैं उनसे जीता भी हूँ। तो इसलिए अगर मैं अभी रुक जाऊंगा तो मैं अपना अस्तित्व खो दूंगा और मैं ऐसे तो बड़ा नहीं होना चाहता। तब यहाँ हॉबिन 244 के बारे में सबूत इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि योंग ने उसे बताया होता है कि 244 असली प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो अपनी वर्थ को प्रूफ करने के लिए 244 के बारे में कुछ ऐसा पता लगाना चाह रहा होता है जिसके बारे में कोई ना जानता हो, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। अकेले इंफॉर्मेशन ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। काश इस टाइम मेरी गैंग मेरे साथ होती, पर मैं उन लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता, जिस वजह से मुझे अकेले ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सेओंगजुन भी 244 के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया था। पर रुको जरा, आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर मेरे अलावा और भी कोई है। तो हॉबिन देखता है कि ग्योल वहाँ पर कुछ खा रही है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो ग्योल से पूछने लगता है कि आखिरकार दरवाजा लॉक होने के बावजूद भी वो अंदर कैसे आ गई। तो ग्योल उसे बताती है कि खिड़की खुली थी, जिस वजह से वो अंदर आ गई। और हम देखते हैं ग्योल वहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि उसने हॉबिन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसे सुनकर हॉबिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गायोल को कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से गायोल उसे खाने के लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि कुछ और लोग भी हैं जो कि उसकी मदद करना चाहते हैं, जिस वजह से हॉबिन उनके बारे में पूछने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पर हॉबिन यू कंपनी के सारे मेंबर्स आए होते हैं। मैंने इन सब से एक एक करके बात कर ली है और इन्हें बताया है कि अगर ये लोग भाग भी जाएंगे तब भी 244 इन्हें मार डालेगा, जिस वजह से हमें इकट्ठे रहना चाहिए और इस वजह से ये लोग इसके लिए मान गए हैं। तब हम देखते हैं सभी लोग हॉबिन का साथ देने के लिए तैयार होते हैं और ये देख के हॉबिन इमोशनल होकर रोने लगता है और उन सब का शुक्रिया अदा करता है। तब हम यहाँ पर 244 का हाइड आउट देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने खून से सने हुए कुछ बैग बांध रखे होते हैं और डोंग सियोक एक बंदे को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, जिस वजह से 244 वहाँ आकर इसका कारण पूछने लगता है। ये ट्रांसपोर्ट टीम का मेंबर है और इसे अपनी जॉब करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से मैं इससे थोड़ी बातचीत कर रहा था। और वैसे भी बाहर से हमारे दोस्त आ रहे हैं जिनके सामने हमें सब कुछ परफेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे डिसिप्लिन में ला रहा हूँ। तो 244 कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और हाँ डोंग सियोक, वो लोग 90 डेज बाद यहाँ पर आ रहे हैं और उस दिन डी डे होगा, क्योंकि उस दिन इतने टाइम बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और हम इस कंट्री को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। तो यहाँ हम 244 के साथी मांगेल, डैनियल और ड्रैक को देखते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो, हम लोग 244 का सामना करने वाले हैं। वो एक मॉन्स्टर है जिसकी पॉकेट में गवर्नमेंट है और वो प्रेस को भी कंट्रोल करता है और ऊपर से टाइसन और उसके गुंडे भी उसके साथ खड़े हैं, जिस वजह से हमें बड़ी सावधानी से चाल चलनी होगी। तो क्या तुम सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो? क्योंकि अब ये एक गेम नहीं है और इसमें हम लोग मर भी सकते हैं और ऊपर से अब हम इससे बच भी नहीं सकते। तो चलो फिर, अब हमारे अपोनेंट की सच्चाई सबके सामने लाने का वक्त हो चुका है। तो यहाँ ग्योल हॉबिन से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे उसके किस चीज में मदद चाहिए। जब तुम एक्सजे कंपनी में थी तब तुम लोगों की सच्चाई बाहर लाती थी और हान के हिसाब से तुम लोगों ने 244 की सच्चाई भी बाहर लाने की कोशिश की थी, पर आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम लोग तो सेम साइड थे ना? वो हमने इस वजह से किया था क्योंकि हम लोग जिन लोगों की साइड होते हैं वो हम पर ज्यादा शक नहीं करते हैं, जिस वजह से हम लोग उनके बारे में ज्यादा चीजें पता लगा सकते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें उस टाइम 244 के खिलाफ कुछ मिला था? हाँ बिल्कुल, मुझे एक अबंडेंट बिल्डिंग मिली थी जो कि सियोल के बाहर थी और वो मुझे 244 का पीछा करते हुए मिली थी, पर मैं कभी भी अंदर नहीं जा पाई क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स थे और ऊपर से उस टाइम मैं इतनी ज्यादा स्किल्ड भी नहीं थी। तो गयोल, क्या तुम मुझे उस बिल्डिंग के बारे में बता सकती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी? क्या तुम वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो ताकि तुम 244 के बारे में और चीजें जान सको? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही फ्री में दे दूं? तो इसलिए अब चुप करो और यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर तुमने इसके बारे में हान को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
तब हम देखते हैं ग्योल खुद उस बिल्डिंग को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गई होती है और हम देखते हैं वो बिल्डिंग 244 का हाइड आउट होता है। मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। अच्छी बात है कि हॉबी ने इसके बारे में बात की, तो इसलिए अब मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके 244 के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगी और हॉबिन को उसे बेच दूंगी ताकि मैं यूट्यूब पर वापस आ सकूं। तब ग्योल देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं, जिस वजह से वो मास्क पहन के धीरे धीरे उस हाइड आउट के करीब जाने लगती है। तभी उन गार्ड्स को कुछ आवाज आती है, जिस वजह से वो उस आवाज को चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टफ टॉय पड़ा है जिसमें से वो आवाज आ रही है। जिस बात का फायदा उठाकर ग्योल पीछे से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और यहाँ गार्ड को लग रहा होता है कि उनके ही किसी साथी ने उनके साथ कोई प्रैंक किया है। आखिरकार मैं अंदर आ ही गई हूँ, तो चलो फिर अब मैं इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। रुको जरा, आखिरकार यहाँ पर इतनी सारी बोरियां क्यों पड़ी हैं? तो चलो फिर इसे खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। रुको जरा, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कुछ बुरा होगा, पर ये तो मंकी की लाशें हैं। शायद ये एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। मुझे इसके बारे में पहले से ही शक था, क्योंकि 244 एनिमल्स का चैनल चलाता था। पक्का ये कोई घटिया चीज कर रहा है। रुको जरा, इस मंकी के पेट में कुछ है। ओ, ये तो ड्रग्स है। ये 244 तो सच में बहुत घटिया आदमी है। आखिरकार कैसे ये डेड मंकीज का इस्तेमाल करके ड्रग्स को सप्लाई कर सकता है। तब हम देखते हैं डोंगसुक वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि वहाँ पर कोई आ गया है, जिस वजह से वो बिल्डिंग के दरवाजों को बंद करने के लिए कहता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं हान अपने पुराने बॉक्सिंग कोच से मिलने गया होता है, जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब हान उन्हें डोंगसुक के बारे में बताता है और साथ में उनसे फिर से बॉक्सिंग सीखने के लिए कहने लगता है ताकि वो डोंगसुक को हरा सके। मैं तुम्हें दोबारा से सिखा तो सकता हूँ, पर तुम उसे हरा नहीं पाओगे। चाहे वो दिखता ना हो, पर वो एक बॉक्सिंग जीनियस है जिसने चैंपियन का टाइटल हासिल किया है। तुमने काफी टाइम से बॉक्सिंग नहीं की है और मैं एक ऐसे जिम को चला रहा हूँ जो कि बहुत जल्द बंद होने वाला है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। तब हान कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ये सब कुछ सुन के वापस चला जाऊंगा? आपको पता है ना कि मैं टफ गाय हान हूँ, तो इसलिए अब अपना आलस छोड़िए और मुझे सिखाइए। तो कोच भी इसके लिए तैयार हो जाता है और यहाँ हम ताइहोन के डैड हांसू सियोंग को देखते हैं और उनसे मिलने योनू आया होता है, क्योंकि वो ताकतवर होना चाह रहा होता है। तो योनू ताइहोन के दोस्त की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस वजह से ताइहोन के डैड उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसे कोई बुली कर रहा है, पर ताइहोन इससे मना कर देता है और अपने फादर को समझाता है कि वो वहाँ पर उनसे लड़ाई सीखने आया है। वैसे मैं आ तो गया हूँ, पर आप तो ताइक्वांडो सिखाते हैं और मैं कराटे की प्रैक्टिस करता हूँ, तो क्या आप मुझे कराटे सिखा भी पाएंगे? क्या आपको पता भी है कि कराटे होता क्या है? तभी अचानक से ताइहोन के फादर योनू को कोकुशिन कराटे का स्ट्रेट पंच मारते हैं, जिससे कि योनू को बहुत ज्यादा दर्द होता है और हमें पता चलता है कि ताइहोन के फादर ने कोकुशिन कराटे भी सीखा होता है और अपने फादर को गुस्सा दिलाने का ये ताइहोन का ही आइडिया होता है ताकि वो योनू को सिखाने के लिए मान जाए। तब यहाँ ग्योल सबूत लेके वापिस आ गई होती है, जिसे देखकर हॉबिन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वो डोंगसुक से इसलिए बच पाई होती है क्योंकि वो मंकी की लाशों वाले बोरे में छुप गई होती है। तब यहाँ हॉबिन इस सबूत से बहुत ज्यादा खुश होता है और उस सबूत को लेकर सीधा योंग के पास चला जाता है। तो योंग उन्हें बताता है कि ये सबूत काफी नहीं है, जिस वजह से वो दोनों हैरान हो जाते हैं। क्या तुम लोगों ने सुना है कि लोगों का कहना है कि चाहे वहाँ पर एविडेंस हो, पर फिर भी वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं होता, और ये चीज उस पुलिस वाले ने कही थी जो कि 244 के पीछे गया था और बाद में 244 ने उसे भी मरवा दिया, जिसका कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि वो प्रेस को कंट्रोल करते हैं। जो सबूत तुमने इकट्ठा किया है तुम उससे उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि 244 बहुत खतरनाक आदमी है जिसका टाइसन साथ दे रहा है। ऐसी बात है, तो लगता है अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो से मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम इसको लेकर कितने ज्यादा सीरियस हो। तो चलो फिर करते हैं और उन दोनों घटिया लोगों को सबक सिखाते हैं। तुम 244 को संभालना और मैं टाइसन को संभालूंगा, क्योंकि इस कंट्री में सिर्फ मैं ही इकलौता पर्सन हूँ जो कि टाइसन को हरा सकता है। तो हॉबिन ये सुन के हैरान हो जाता है कि योंग टाइसन को संभाल सकता है और उसके पास कुछ ऐसा है जिसे टाइसन अवॉइड नहीं कर सकता। तो हॉबिन उससे पूछने लगता है कि अगर उसके पास ऐसा कुछ है तो उसने शुरुआत से ही उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे रास्ते में 244 है। वो पुलिस और मीडिया को कंट्रोल करता है और उसका इन्फ्लुएंस इससे भी ज्यादा है, जिसका मतलब वो पूरी कंट्री को अपने अंगूठे के नीचे रखता है। तो इसलिए जैसे ही मैं टाइसन का सच बाहर लाने की कोशिश करूंगा, 244 को इसके बारे में पता लग जाएगा और वो इसे रोक देगा, जिस वजह से हमें उन दोनों को एक ही टाइम पर हराना पड़ेगा। और यही वो प्लान था जो कि मैंने और सेओंगजुन ने मिलकर बनाया था। पहले मुझे उस पर विश्वास नहीं था, पर जब मैंने देखा कि वो कितना ज्यादा सीरियस है तो मुझे यकीन हो गया कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। तो हॉबिन सेओंगजुन की सच्चाई बाहर लाने की वजह से माफी मांगने लगता है
और योंग उसे समझाता है कि एक पुराने याकुजा मेंबर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो अचानक से ग्योल की नींद टूट जाती है और वो सबको बताने लगती है कि उसने 244 के हाइड आउट में बाहर वाली ब्रांच के कुछ लोगों के आने के बारे में सुना था और उसे ये भी पता चला है कि वो 90 दिन बाद आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम उस दिन उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। वो लोग 244 के साथी हैं जिन्हें उसने अब्रोड भेजा था और उनका वापिस आना ड्रग्स के रिलेटेड है, जिस वजह से हम 244 का पर्दा फाश कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर गायाल का घर देखते हैं और वो चुपचाप लैपटॉप लेकर कहीं जा रही होती है, पर तभी सैमडक उसे पकड़ लेता है और उसे हॉबिन के पास जाने से मना करता है। तो तुम फिर से उस बेकार से हॉबिन के पास जा रही हो। लगता है इस बार मुझे अपनी बेटी की टांगे तोड़नी ही पड़ेंगी। बस बहुत हो गया। आखिरकार आप हॉबिन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि मुझे ये नहीं पता है कि आप ये सब कुछ पास्ट इंसिडेंट की वजह से कर रहे हैं? आखिरकार आप कब तक पास्ट से ऐसे ही भागते रहेंगे? आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो इसलिए जरा ध्यान से सोचिए। और हाँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा छोड़कर जा रही हूँ जिसका आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। तब यहाँ एक कैफे शॉप में रूमी और हान कॉफी पीने आए होते हैं, जहाँ पर रूमी को पता चलता है कि हान ने फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि उसे बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। तो हान उसके साथ बैठकर शर्मा रहा होता है। वैसे मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी, आखिरकार तुम और तुम्हारी सिस्टर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पास तो 244 को हराने का कोई रीजन भी नहीं है, ना तो तुम उसके दुश्मन हो और ना ही तुम हमारी मदद पैसों के लिए कर रहे हो। और वैसे भी जिस पर्सन ने तुम्हें यूज किया था वो स्योंगजुन था ना? तुमने सही कहा। मुझे भी नहीं पता कि मैं 244 के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ। इसका कोई स्पेशल रीजन नहीं है रूमी। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। तो यहाँ है हॉबिन और ग्योल को वापस उनके ऑफिस छोड़ देती है, जहाँ पर हॉबिन उसे थैंक यू कहता है और ग्योल को भी उस ओल्ड लेडी को थैंक यू कहने के लिए कहता है, जिससे कि हे गुस्सा हो जाती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो हे सिगरेट खरीदने चली जाती है और सिगरेट खरीद कर ये सोचने लगती है कि क्या वो सच में एक ओल्ड लेडी लगती है। पर तभी एक बंदा सिरिंज लेके उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बच जाती है। तब वो देखती है कि वहाँ पर और भी गुंडे आ गए हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ये सब कुछ 244 का किया धरा है, क्योंकि उन्हें पता लग गया होता है कि हे सेओंगजुन की साथी है जो कि उसकी मदद कर रही थी। तो डोंग सेओक 244 को एक ही फैमिली की वजह से उस पर हमला करने से मना कर रहा होता है, पर 244 उसे इतना सब कुछ सोचने के लिए मना कर देता है और हे को मारने का ऑर्डर दे देता है। तो यहाँ हे देखती है कि वो बहुत सारे गुंडों से घिर चुकी है और तभी हॉबिन आकर एक गुंडे के सिर पर फोन मारता है और हे को पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। पर तभी वो देखता है कि सामने वाले बंदे बहुत ज्यादा सीरियस है। रुको जरा, इनके हाथों में तो नीडल है और मैंने तो अभी तक ये सीखा ही नहीं है कि जिन लोगों के पास नीडल हो उनके साथ कैसे लड़ा जाता है। आखिरकार अब मैं क्या करूँ? तब एक बंदा सिरिंज लेके हॉबिन के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी सैमडक उस सिरिंज को अपने पर्स से रोक देता है। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊं? तो चलो फिर यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि अब लोग मरने वाले हैं और डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तो इसलिए अगर तुम मुझसे लड़ाई सीखोगे तो तुम्हें इन चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। तो हॉबिन, क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? मैंने तुम्हारी यूट्यूब वीडियोस को देखा है और ये भी देखा है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि तुमने मेरी सारी टेक्निक्स को कॉपी कर लिया है। तुमने मुझे दिखा दिया है कि तुम किस तरह के पर्सन हो और मैं ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, चाहे मैंने तुम्हें सिखाया हो, पर असलियत में तुम हो जिससे मैंने कुछ सीखा है। तुमने मुझे सिखाया है कि ब्रेव होना किसे कहते हैं, जिस वजह से अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने पास्ट से नहीं भागूंगा और उसे फेस करके फ्यूचर की तरफ बढ़ूंगा। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है और वैसे भी बहुत वक्त हो गया है मुझे किसी को सिखाए हुए। तो चलो फिर आज से मैं तुम्हें एक लिविंग वेपन में कन्वर्ट करूंगा। तब यहाँ योंग को पता लगता है कि हे पर हमला हुआ है जो कि 244 ने करवाया है और हे ने उन गुंडों को अरेस्ट करवा दिया है। इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि अगर हम इतनी आसानी से 244 को हरा सकते तो हमने ये कब का कर देना था। चलो ये अच्छी बात हुई कि तुम ठीक हो। तो अब वो घटिया लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, जिसका मतलब चीजें शुरू हो गई हैं। तो अब हमारे पास एक्शन लेने के लिए कितने दिन बाकी हैं? हमारे पास 87 डेज हैं। ठीक है, फिर तुम तब तक के लिए छुपी रहना। आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे उससे डर नहीं लगता। हे हवांग, मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें छुपना चाहिए। मैं अब सेओंगजुन के बाद अपनी बेटी को नहीं खो सकता। गनवॉन में हवान सान नाम का टेम्पल है जहाँ का मॉन्क मुझे जानता है, तो इसलिए तुम 87 डेज पूरे होने तक वहीं रहोगी। ठीक है, फिर मैं आपसे 87 डेज में मिलती हूँ। तो हम देखते हैं डी डे को आने में 85 डेज बचे होते हैं और यहाँ हॉबिन सैमडक को बताता है कि उसे 85 डेज में स्ट्रॉन्ग होना है।
क्योंकि उसे दिन उनकी तकदीरों का फैसला होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो हॉबिन, जो टेक्निक्स तुमने मेरी वीडियोस को देखकर सीखी हैं वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैंने वो वीडियोस तुम्हारे बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। जो मैंने फाइटिंग ट्यूटोरियल्स क्रिएट किए हैं वो उन लोगों को सिखाने के लिए है जिनकी फिजिक एवरेज होती है, पर तुम बहुत ज्यादा छोटे और हल्के हो, जिस वजह से वो टेक्निक ऐसी लगती है जैसे कि तुमने कोई खुला कपड़ा पहना हो। और मैं फिर भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुमने अपनी इस कमजोर बॉडी से भी फाइट्स को जीता है। ये तो बहुत अच्छी बात है मास्टर, पर क्या हम लोग सच में यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हैं? तब हम देखते हैं वो लोग पार्क में होते हैं, जहाँ पर एक लेडी सैमडक को उसे एक्सरसाइज सिखाने के लिए थैंक यू कहने लगती है, और हॉबिन को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके मास्टर ऐसे भी काम करते हैं। तब सैमडक हॉबिन को उसे पंच करने के लिए कहता है, जिससे कि हॉबिन हैरान हो जाता है, और सैमडक उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लिविंग वेपन नहीं बन पाएगा, जिस वजह से हॉबिन उसे एक जोरदार पंच मारता है। और तभी वहाँ पर एक जोरदार आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और हम देखते हैं हॉबिन नीचे गिर चुका होता है, और वो खुद सैमडक की टेक्निक देख के हैरान होता है। चलो फिर अब तुम इसे 30,000 बार करोगे। क्या आप मुझे ये 30,000 बार करने के लिए कह रहे हैं? और ये तो मेरे लिए करना इम्पॉसिबल है, और मुझे तो लगता है कि सिर्फ केमी है जो ऐसा कर सकता है। ऐसी बात है तो लगता है मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये करके रहूंगा। तब हम देखते हैं डी डे के लिए सिर्फ 45 डेज बचे होते हैं, और यहाँ पर बॉक्सिंग करके हान का बुरा हाल हो चुका होता है, पर वो फिर भी और ज्यादा ट्रेनिंग करना चाह रहा होता है। हान तो डोंग सेओक को कभी नहीं हरा पाओगी। मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, चाहे 1 महीना कुछ लोगों के लिए कम होता हो, पर इतने टाइम में आप किसी के पोटेंशियल के बारे में पता लगा सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम अच्छी शेप में भी हो, पर तुम सिर्फ टैलेंटेड हो और तुम्हारा ओपोनेंट गॉड गिफ्टेड है, जिस वजह से अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें जीनियस बनना पड़ेगा। बॉक्सिंग में नेचुरल ग्रेटनेस ही विनर्स को लूजर से अलग करती है, जिस वजह से तुम एक गॉड गिफ्टेड पर्सन को सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन से नहीं हरा सकते। तब हम देखते हैं ये सुनते ही हान बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, और वो अपने कोच को बताने लगता है कि बॉक्सिंग में कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता, जिस वजह से कोच को हान पर फिर से भरोसा हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही इतना टफ होता है। तब हम देखते हैं डी डे के लिए सिर्फ 20 दिन ही बचे होते हैं, और यहाँ तायहॉन भी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। रुको जरा, जब मैं टीनेजर के तौर पर पंचिंग बैग को किक करता था तो क्या ऐसी आवाज आती थी? ये तो इस एज में मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो गया है, और तायहॉन को इसके बारे में पता है, जो कि अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इससे ज्यादा हवा में आ सकता है, जिस वजह से मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो तायहॉन अपने फादर से योनू के बारे में पूछने लगता है, और उसके फादर उसे बताते हैं कि योनू उनसे जो सीख सकता था वो सीख चुका है, जिस वजह से वो कुछ ऐसा करने गया है जो कि कोकुशिन कराटे के फाउंडर ने भी किया था। जिस वजह से हम देखते हैं कि योनू जंगल में भाग रहा होता है, और उसके हाथ और पैरों पर खून लगा होता है, क्योंकि वो वहाँ पर लकड़ी से बनी हुई चीजों पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर डी डे को सिर्फ 10 दिन ही बचे होते हैं, और हे सिगरेट पीने के लिए चुपचाप टेम्पर से खिसकने लगती है, जिस वजह से वहाँ के पुजारी उस पर गुस्सा करने लगते हैं, पर ही उनकी बात सुने बिना ही गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है, और पुजारी को यकीन नहीं आ रहा होता कि बुद्धा उसका इस तरह टेस्ट ले रहे हैं। आखिरकार ये कब तक चाहता है कि मैं सिगरेट ना पीऊं? 2 महीने से मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया है, और ऊपर से इस बंदे के साथ कन्वर्सेशन करना तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मैं एक दीवार से बात कर रही हूँ। सेओंगजुन, बस थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, और उसके बाद मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि टायसन और 244 तुम्हें मारने के लिए पे जरूर करें। तो हे के कार के पास आकर एक बाइक रुकती है, और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसमें कोई भी नहीं बोल रहा होता। तब वो बाइक वाला हे की गाड़ी के ऊपर कुछ टांग देता है, और फोन की दूसरी तरफ से 244 कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है, जिस वजह से हम देखते हैं हे की गाड़ी में एक जोरदार धमाका होता है, और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। तब हम यहाँ पर फिर से सेओंगजुन और हे का पास्ट देखते हैं, जहाँ कोर्ट के बाहर वो लोग लड़ रहे होते हैं, और उसके बाद जैसे ही हे की आंख खुलती है वैसे ही वो अपने आप को सेओंगजुन के बेड पर पाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और सेओंगजुन भी उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ा होता है। तो सेओंगजुन उसे बताता है कि कल उन्होंने बेड की वजह से बहुत ज्यादा पी ली थी, और उसके बाद वो सब कुछ हो गया। पर चाहे सेओंगजुन दारू पीने में जीत गया था, पर वो बेड पर हे से हार गया। तो हे चाकू लेके सेओंगजुन पर हमला कर देती है, पर पैर फिसलने की वजह से वो सेओंगजुन के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से सेओंगजुन को पिछली रात याद आ जाती है। तब सेओंगजुन ने हे के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। तब हमें पता चलता है कि सेओंगजुन ने जो डिश बनाई होती है वो उसकी मॉम हमेशा उसके लिए बनाती होती है, और वो ये चाहता होता है कि वो उस डिश के साथ अपनी मॉम के लिए एक रेस्टोरेंट खोले। तो हे सेओंगजुन से पूछने लगती है कि अगर वो ऐसा करना चाहता था तो आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों नहीं।
जिस वजह से सेओंगजुन उसे बताता है कि उसकी वजह से उसकी माँ मर चुकी है। तब हम देखते हैं वो दोनों मजे करने के लिए आर्केड चले जाते हैं और ऐसा करते करते बहुत ज्यादा मजे करने लगते हैं, जिससे कि उनकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ सेओंगजुन ने हे को एक मीटिंग के लिए अपना इंटरप्रेटर बनने के लिए कहा होता है, क्योंकि उसका इंटरप्रेटर कहीं चला गया होता है। और हम देखते हैं हे इसके लिए मान जाती है। तब सेओंगजुन ने अपने रिलेशनशिप को 1 साल होने की खुशी में हे के लिए केक लाया होता है और हे का यकीन नहीं हो रहा होता कि सेओंगजुन के 1 वीक कहते कहते उन्हें डेट करते हुए 1 साल हो चुका है, और उसे ये भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो एक फॉर्मर जाकूजा मेंबर को डेट कर रही है। तो सेओंगजुन गिफ्ट के तौर पर हे को स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहता है, ताकि वो लोग और भी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिता सकें। पर तभी हे का फोन बजने लगता है। आखिरकार तुम कहाँ हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ डैड। तुम्हारा मतलब तुम उस बेकार से सेओंगजुन के साथ हो? तुम्हें पता है वो घटिया इंसान कौन है? क्या आप उसके याकुजा के पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं? बेवकूफ लड़की, जिस लड़के को तुम डेट कर रही हो वो टायसन के लिए काम करता है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा है ताकि वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके? तब हम देखते हैं कि ये सुनते ही हे का दिल टूट जाता है और वो सेओंगजुन को एक जोरदार थप्पड़ मार के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं सेओंगजुन योंग से मिलने चला जाता है और योंग सेओंगजुन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारे मेथड्स बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो बताओ कि क्या तुम मेरी बेटी के पास पहुँचने के बाद मेरे बारे में कुछ पता लगा पाए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी एक लौती फैमिली मेंबर का इस्तेमाल करके मुझसे कुछ भी करवा सकते हो? तब सेओंगजुन कहता है, टायसन के लिए जिनहू ली नाम का बंदा काम करता है, जिसे 244 कहा जाता है, और वो एक ऐसा बंदा है जो कि शैडोज में रहकर दुनिया पर हंसता है। जिसका मतलब अगर आपको टायसन को हराना है तो आपको सबसे पहले उसे हराना होगा। तब योंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और आखिरकार तुम्हें क्यों लगता है कि मैं याकुजा की कही हुई बातों पर विश्वास करूंगा? तब सेओंगजुन कहता है, मिस्टर योंग, तो क्या अब मैं टायसन को जाकर बता दूं कि मैं आपसे मिला हूँ? तब योंग कहता है, आखिरकार तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हो? तब सेओंगजुन कहता है, पहली बात तो ये है कि टायसन जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर मैं नहीं चलना चाहता, और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगा था कि मैं आपकी बेटी को पसंद करने लगूंगा। तो यहाँ सेओंगजुन और योंग हॉबिन की सेओंगजुन को एक्सपोज करने वाली वीडियो देख रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ 244 का किया धरा है। मिस्टर योंग, जो ये कर रहा है वही हम लोग करना चाह रहे हैं। और हाँ, अगर मैं मर गया तो हे को ये जरूर बताना कि मैं उसके लिए कितना ज्यादा सीरियस था और उससे कितना प्यार करता था। तब हम यहाँ देखते हैं हे मर जाती है और ग्योल भी फोन करके हॉबिन को इसके बारे में बता देती है और उसे फ्यूनरल पर आने से मना करती है, क्योंकि योंग ने इसके लिए उन्हें मना किया होता है। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, चलो फिर अब D-Day वाले दिन मिलते हैं। तो हम फिर से वो वाला माउंटेन देखते हैं जहाँ पर हॉबिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब तुम इस माउंटेन से नीचे जा सकते हो हॉबिन। पर मास्टर, मुझे नहीं लगता कि मुझ में कुछ ज्यादा बदलाव आया है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? जरा ध्यान से देखो, तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है और अब तो तुम कोई इमैच्योर भी नहीं रहे हो। पर मेरे अपोनेंट को हराने के लिए मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए ना। तुम फिर से मुझ पर डाउट कर रहे हो। लाओ मुझे अपना फोन दो। तब सैमडक हॉबिन का फोन फेंक देता है, पर हॉबिन पलक झपकते ही उस फोन को पकड़ लेता है, जिस वजह से सैमडक उसे एहसास दिलाता है कि अब उसकी बॉडी किसी भी रिएक्शन के लिए तैयार है और अब 85 डेज कंप्लीट होने के बाद वो पूरी तरह से तैयार है, जिस वजह से उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अब वो कभी नहीं हारेगा। तब हम यहाँ पर 244 को देखते हैं, जिसे टायसन आकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे गालियां निकालने लगता है। क्या तुम पागल हो गए हो? आखिरकार तुम्हारी एक प्रोसिक्यूटर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? और ऊपर से वो कोई मामूली प्रोसिक्यूटर नहीं थी, वो योंग युआंग की बेटी थी। क्या तुमने अपनी सारी सेंसेस खो दी हैं? क्या तुम उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे? तुम्हें नहीं पता कि मेरे और योंग के बीच में कैसे रिलेशन है? तुम्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि तुम्हारे इस कचरे को साफ करने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा है। तो 244 पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो फिर से टायसन से पूछने लगता है कि क्या उसे उस लड़की को जिंदा छोड़ देना चाहिए था, जिस वजह से टायसन उसे फिर से थप्पड़ मारने लगता है। पर तभी डोंगस्यूक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि टायसन की हवा टाइट हो जाती है। आखिरकार तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो? आज हम लोग आगे और ज्यादा काम करेंगे, तो चलो फिर साथ में अच्छा रिलेशन बनाते हैं। तब यहाँ हॉबिन जॉगिंग करते हुए योंग से मिलने चला जाता है और योंग भी एक बेंच पे बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो हॉबिन। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मुझे माफ कर देना कि मैं हे के फ्यूनरल
फ्यूनरल में नहीं आ पाया था। तुम्हें सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ आने से मना किया था। तो कल डी डे है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। कल ड्रग का शिपमेंट आ जाएगा जिसे मैंने लाइव स्ट्रीम करने का प्लान किया है। तो क्या आपकी तैयारियां पूरी हो गई हैं? मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं, और जैसे ही तुम स्ट्रीम स्टार्ट करोगे वैसे ही हमारे जर्नलिस्ट भी एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए तुम 244 की सच्चाई सबके सामने लाओ और किसी और की चिंता मत करो। पर मेरे पास अभी भी 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि मेरा अकाउंट दोबारा से सस्पेंड ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार तुम्हारा अकाउंट टाइसन की वजह से सस्पेंड हुआ था, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा बिजी होगा। ये तो अच्छी बात है। तो मेरी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार मुझे मेरा नया अकाउंट कहाँ से मिलेगा, और अगर मैं अपना अगला न्यू अकाउंट बना भी लूंगा तो भी लाइव स्ट्रीम को ट्रेंड करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तुम इसकी चिंता बिल्कुल ना करो, तुम बस वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। और हाँ, डर के कहीं भाग मत जाना, क्योंकि अगर हम लोग फेल हुए या फिर भाग गए तो हम लोग पक्का मारे जाएंगे। चिंता मत कीजिए, चाहे मैं बहुत बार भाग चुका हूँ पर मैं फिर भी कभी नहीं हारा हूँ। तब यहाँ पर डी डे वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर पोर्ट पर डोंग सियोक अपने सारे साथियों को अटेंटिव रहने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत जल्द शिप वहाँ पर आने वाली होती है। तो 244 वहाँ के हालातों के बारे में उससे पूछने लगता है, जिस वजह से डोंग सियोक उसे बताता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा स्मूथली जा रहा है। अच्छी बात है कि तुम बारिश में भी काफी अच्छा काम कर रहे हो। और हाँ, पुलिस की चिंता मत करना, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए वो हमें तंग नहीं करेंगे। बस हाँ, स्टॉक को मूव करते समय थोड़ा ध्यान रखना, और मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। तब यहाँ सारे गुंडे अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं ताकि वो वहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर सकें। पर तभी एक बंदे को वहाँ पर ताइक्वांडो की वैन दिखाई देती है, और वो लोग वहाँ पे जाके उस वैन के दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं उस वैन के दरवाजे के खुलते ही ताइहोन एक बंदे को लात मार के उड़ा देता है, और हॉबिन और उसकी टीम बाहर आ जाती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर उन सभी से लड़ने के लिए ताइहोन, मांगी, हान, योनू और हॉबिन आए होते हैं, और हॉबिन सबको तैयार रहने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं गाड़ी में गायोल, रूमी और ग्योल भी बैठी होती हैं, जहाँ पर रूमी और गायोल लाइव स्ट्रीम को सेटअप कर रही होती हैं, और गायोल लड़ने के लिए तड़प रही होती है, पर हान इसके लिए मना कर देता है, और हमें पता चलता है कि उन्होंने पैसे देकर कुछ लोगों को बैकअप के लिए भी बुलाया होता है। लगता है अब सब कुछ तैयार है, तो चलो फिर अपनी फाइनल लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट किया जाए। तब हमें फिर से योंग और हॉबिन की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पर हॉबिन ने यूट्यूब अकाउंट के बारे में पूछा होता है, और हम देखते हैं योंग ने हॉबिन को सेओंगजुन का यूट्यूब अकाउंट दे दिया होता है, जिससे उन्होंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी होती है। और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन सेओंगजुन के अकाउंट से लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहा है। तो यहाँ तायसन आराम से सो रहा होता है, पर तभी उसे एक रिपोर्टर का फोन आने लगता है, जो कि उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि उसकी इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग की बातें हर जगह फैल चुकी होती हैं, और हर न्यूज चैनल पर यही दिखाई दे रहा होता है। तो रिपोर्टर उसे ये भी बताता है कि ये डिटेल योंग हवान ने लीक की है, जिस वजह से अब वो बर्बाद हो सकता है। तो तायसन 244 के बारे में पूछने लगता है। वो इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ हाई स्कूलर यूट्यूबर्स ने पोर्ट पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है, जो कि उस शिप को कैप्चर करना चाहते हैं, जो कि इस कंट्री में स्मगलिंग गुड्स ला रहे हैं, जिस वजह से 244 ने कहा है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो तायसन रिपोर्टर को किसी भी कीमत पर न्यूज रिपोर्ट को बंद करने के लिए कहने लगता है, और उसका फोन काट के सीधा योंग को फोन लगा देता है। योंग, क्या तुम पागल हो चुके हो? तो योंग कहता है, टाइसन, तुम्हें हे के फ्यूनरल में आना चाहिए था, क्योंकि तुम उस बच्ची को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस टाइम ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें पता है ना कि जो तुम कर रहे हो इससे तुम मेरे साथ डूबोगे, मुझे पता है। तो टाइसन, अब हमारा वक्त आ गया है इस म्यूजिक को फेस करने का। तो टाइसन योंग को गालियां निकालने लगता है, पर योंग उसे इग्नोर कर देता है। हॉबिन, प्लीज मरना मत। तो यहाँ उन गुंडों ने हॉबिन और उसकी टीम को घेर लिया होता है, और उन गुंडों को देखकर सब्सक्राइबर्स भी घबरा जाते हैं। तब वो गुंडे हॉबिन और उसकी टीम से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 244 नाम के यूट्यूबर के लिए आए हैं, जिसका असली नाम जिनहू ली है, और उसकी रियल जॉब एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, जिसका नाम द न्यू इंटरनेशनल गैंग है, और उसके असेंबलीमैन टाइसन के साथ भी कनेक्शन है। यूट्यूबर सेओंगजुन ने अपनी जान खुद से नहीं ली थी, बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि 244 ही था। पर अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो हमने रूमी के चैनल पर इसकी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं।
हैं। तो सब्सक्राइबर्स इस न्यूज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ 244 की गैंग का मेंबर वुल्फ डोंगस्यूक को उन लोगों को उस पर छोड़ने के लिए कहता है ताकि डोंगस्यूक शिपमेट का ध्यान रख सके। तब डोंगस्यूक इसके लिए मान जाता है और वुल्फ को उनसे उनका कैमरा छीनने के लिए कहता है ताकि वो शिप को फिल्म ना कर सके, जिस वजह से वुल्फ उनके सामने आ जाता है। तुम लोगों को पता है कि मुझे वुल्फ क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से है क्योंकि मैं वाइल्ड एनिमल की तरह लोगों को बीच में से चीर देता हूँ। तो चलो फिर इन लोगों को मार डालते हैं। तो यहाँ 244 डोंगस्यूक को उन सभी को मारने के लिए कहता है, जिस वजह से डोंगस्यूक पूछने लगता है कि अगर वो उन्हें मार देगा तो उसके बाद क्या होगा। चिंता मत करो, हम कुछ कहानी बना देंगे। हम लोग ये कह देंगे कि कुछ यंग यूट्यूबर्स ने व्यूज के चक्कर में हमसे लड़ाई मोल ले ली थी, जिस वजह से वो बिना बात के मारे गए। इस टाइम सिचुएशन योंग की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलो फिर अब चीजों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। मैं यहाँ पर मीडिया को साइलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर चीजें तभी ठीक होंगी जब तुम अपनी साइड भी सभी लोगों को शांत करवा दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज शिप है, तो इसलिए उन्हें शिप की कोई भी फुटेज लेने मत देना। तब 244 फोन काट देता है, पर तभी उसके गैंग का एक मेंबर डोंगस्यूक के पास आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से डोंगस्यूक को लगता है कि उन लोगों ने उन यूट्यूबर्स को मार दिया है। पर वो बंदा उसे बताता है कि वो यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो सभी लोगों की एक एक करके धुलाई कर रहे हैं, जिस वजह से कोई भी उनके आगे नहीं टिक पा रहा है, जिस वजह से वो सभी लोग बस एक जोक बनकर रह गए हैं। तब मांगी वुल्फ को उठाकर उसके बंदों के ऊपर फेंक देता है, पर तभी एक बंदा पीछे से आकर मांगी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे हान एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तो यहाँ कुछ बंदे लकड़ी के बैट से योनू को मार रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं, पर तभी योनू एक बंदे को उठाकर जमीन पे पटक देता है। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इन वुडन स्टिक से लड़ाई को जीत सकते हो? चलो फिर मैं तुम लोगों को एक और चांस देता हूँ, तो जाओ और जाके कोई स्टील बैट ले आओ। तब यहाँ ताइहोन हवा में उड़ते हुए गुंडों के छक्के छुड़ा रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग भी हैरान हो गए होते हैं। और यहाँ स्नैपर की फट चुकी होती है, क्योंकि गुंडे उसी का कैमरा लेने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं। पर वो जैसे ही स्नैपर का कैमरा पकड़ने लगते हैं, वैसे ही हॉबिन उसे पीछे खींच के बचा लेता है। और जैसे ही वो बंदा हॉबिन के ऊपर हमला करता है, हम देखते हैं हॉबिन पलक झपकते ही उसका बुरा हाल कर देता है। तो हॉबिन उन सबसे पूछने लगता है कि आखिरकार 244 कब आ रहा है। और यहाँ वो बंदा डोंगस्यूक से पूछ रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि शिप भी बहुत जल्दी आने वाली है। तब डोंगस्यूक उस बंदे को जमीन में पटक देता है और यहाँ हान डोंगस्यूक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से वो बाकी सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। हान, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें तुम्हें सूट नहीं करती हैं। और वैसे भी इस टाइम तुम्हें हमें एक्सपोज करके क्या मिलेगा? इस चीज से ये तो नहीं बदलेगा ना कि तुम एक क्रिमिनल हो। तो तुम्हें कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जो तुम्हें सूट करती हो। तो हान, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, क्योंकि अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। तो हान उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और रूमी को फोन मिला देता है। रूमी, मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में ऐसा फील करने का मुझे कोई हक नहीं है, पर मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें मेरे गट्स से बहुत ज्यादा नफरत है, तो क्या हम ये सब कुछ खत्म करने के बाद एक साथ कॉफी पी सकते हैं? तो चलो फिर मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। डोंगस्यूक, अब इतना सब कुछ कहने के बाद मैं बिना लड़े तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तो डोंगस्यूक भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को एक जोरदार पंच मारते हैं। तो यार डोंगस्यूक हान पर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि हान सिर्फ डोंगस्यूक के हमलों को डॉज कर रहा होता है, जिस वजह से वो पूछने लगते हैं कि क्या वो बस यही कर सकता है। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है। जरा इसे ध्यान से देखो हान, ये तब की वीडियो है जब डोंगस्यूक हमारी टीम के लिए प्रोफेशनली खेलता था। तो तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? तब हान कहता है, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर तो सिर्फ बेसिक मूव्स का इस्तेमाल कर रहा है। लगता है ये अपने अपोनेंट को हल्के में ले रहा है। तब कोच कहता है, ये सच नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ बेसिक मूव्स ही आते हैं। ये बेसिक मूव्स का इस्तेमाल करके ही चैंपियन बना था, क्योंकि इसे कभी भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये इस वजह से था क्योंकि ये आज तक कभी भी ऐसे अपोनेंट से नहीं लड़ा जो कि इसे टक्कर दे सके। ये बेसिक कॉम्बो मूव्स को यूज करता है, क्योंकि इसे सिर्फ वही पता है। मैंने डोंगस्यूक को सिखाया है, जिस वजह से मुझे उसके हर एक कॉम्बो मूव का पता है। जिस वजह से मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम डोंगस्यूक को हरा सकते हो, क्योंकि एक चीज है जो कि तुम एक आउट बॉक्सर के तौर पर कर सकते हो। तो यहाँ डोंगस्यूक जैसे ही हान पर हमला करने लगता है, वैसे ही हान उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जो कि आउट बॉक्सिंग का सबसे आइकॉनिक मूव द काउंटर होता है। हान, डरना मत, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी डोंगस्यूक को कभी जरूरत नहीं पड़ी।
और वो है डेडिकेशन। तुमने मुझसे कहा था ना कि किसी के पास भी जन्म से बॉक्सिंग टैलेंट नहीं होता है, तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ये सच है। तो यहाँ हान फिर से काउंटर से डोंगसुक पर हमला करने लगता है, पर डोंगसुक उसकी चाल उसी पर चल देता है और उसे सीधा जमीन पे पटक देता है। तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो हान, पर क्या कोच ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें मेरे जैसे गॉड गिफ्टेड पर्सन के साथ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? तुम्हें पता है कि बॉक्सिंग सिर्फ टैलेंट के ऊपर निर्भर क्यों करती है? ये इस वजह से है क्योंकि जो भी कोई सिर्फ डेडिकेशन के थ्रू लड़ते हैं वो आखिरी में मौत के करीब पहुंच जाते हैं। पर तुम चिंता मत करो हान, क्योंकि तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ ही मरेंगे। तुम्हें पता है हमारे बॉस चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ज्यादा ब्रूटल भी हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके अंदर इमोशंस ही नहीं है, जिस वजह से अब तुम सभी लोग मारे जाओगे। तो यहाँ हम देखते हैं शिप की तरफ जाते हुए हॉबिन के रास्ते में नेमलेस और बाकी कुछ गुंडे आ जाते हैं और यहाँ गायोल और ग्योल भी वैन को बचाने के लिए साथ में दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया होता है। तो यहाँ हम देखते हैं 244 का एक साथी डैनियल स्मिथ पोर्ट पर आ चुका होता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द सामान को नीचे उतारने का हुक्म देता है। तो यहाँ डोंगसुक अपनी शर्ट दोबारा से पहन लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, जिस वजह से वो हान को मारने के लिए कोई चीज ढूंढने लगता है। पर तभी हान फिर से उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर डोंगसुक हैरान हो जाता है। हमें पता है कि 244 स्मार्ट है, पर हम लोग इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिना प्लान के नहीं आए हैं। तो यहाँ सारे गुंडे मिलकर गायोल और ग्योल पर हमला कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर उनकी सपोर्ट टीम आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं वायरल हुक, जीसू और हियोक्सु शामिल होते हैं और हमें पता चलता है कि उन्होंने और भी बैकअप को बुलाया होता है। तब हमें यहाँ पर फिर से नेमलेस दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा शॉक होता है। तुमने तो कहा था कि यहाँ पर वॉर होने वाली है, जिस वजह से मैं चिंता में था, पर क्या तुम इसे वॉर कहते हो? और हाँ, तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस एक मामूली सा बुढ़ा हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।